यह डेमन अकादमी का प्रवेश समारोह है और अकादमी की प्रिंसिपल सभी आवेदकों के सामने आती हैं। उनकी मात्र उपस्थिति ही सबकी रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर देती है और वे घोषणा करती हैं कि अब उनकी मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा ली जाएगी। तुरंत ही वे इतनी शक्तिशाली ऑरा रिलीज करती हैं कि छात्र अपने पैरों पर नहीं टिक पाते और सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। वे बस प्रोफेसरों के सामने ढह जाते हैं, जो हर साल ऐसा होते देखने के आदी हैं। 5 मिनट के बाद केवल 8 छात्र खड़े रह पाते हैं और 10 मिनट के बाद केवल एक ही बचता है। लेकिन प्रोफेसरों को यकीन है कि वह भी जल्द ही गिर जाएगा। अचानक वह लड़का इतनी शक्तिशाली ऑरा रिलीज करता है कि प्रोफेसर चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल भी ऐसी ताकत से हैरान हो जाती है। एक प्रोफेसर तो इतना खतरा महसूस करता है कि वह उसी वक्त हमारे बॉय को मारना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे रोक देती है और इसके बजाय अपनी खुद की ऑरा मजबूत कर लेती है। वह भी मदद नहीं करता। हमारा लड़का टेस्ट के अंत तक खड़ा रहता है, लेकिन कुछ ही दिन पहले वह सिर्फ एक उपन्यासकार था जिसका नाम वो ह्योन था, जो मानव दुनिया में रहता था। एक दिन अपने उपन्यास का आखिरी अध्याय खत्म करने के बाद उसे एक पत्र मिलता है जो उसे उसकी अपनी कहानी में उसी विलन के शरीर में ट्रांसमिग्रेट कर देता है, जिसके दुखद भाग्य को उसने खुद लिखा था। ट्रांसमिग्रेशन के बाद नाम हुयून खुद को एक बिस्तर पर पड़ा हुआ पाता है। वह अपने आसपास के बारे में पूरी तरह से अनजान है और यहाँ तक कि उसका शरीर भी वैसा नहीं लगता। जब वह शीशे के पास जाता है और उसमें देखता है तो उसे कुछ परेशान करने वाली पहचानी सी विशेषताएं दिखती हैं, जैसे कि यह भयानक लाल रंग के बाल, वह धूर्त मुंह और पतली सी टेढ़ी आंखें जो भावना के हर निशान को छिपाती हैं। तभी उस पर बिजली की तरह गिरती है। उसने किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया है और वह कोई और नहीं बल्कि आर्सन एडेल है, जो उसके उपन्यास का सबसे शक्तिशाली विलेन है। चिंता की बात यह है कि उसकी हत्या होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस सब में जाने से पहले इस विलेन के बारे में संदर्भ जान लें। असल में आर्सन परिवार का खून मिक्स है, आधा डेमन आधा इंसान। अपने खून में डेमनिक पावर्स की वजह से वे कभी साम्राज्य के सबसे महान परिवारों में से एक थे, लेकिन 6 विशिष्ट परिवारों की वजह से उनका पतन हो गया, जिन्होंने मिलकर उन्हें नीचे गिराया। इस संदर्भ के साथ यह स्पष्ट है कि एडेल ने विलेन का रास्ता क्यों चुना। उसने उन परिवारों से बदला लेने की कोशिश की जिन्होंने उसके परिवार को बर्बाद किया, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहा। यही वह कारण है जिसने मूल एडेल ने सबसे पहले उपन्यास के निर्माता को पुकारा। कुछ ही दिनों में एडेल उन 6 परिवारों के शूरवीरों के हाथों कुत्ते की मौत मरेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, प्रतिभा के मामले में एडेल पूरे उपन्यास के सबसे प्रतिभाशाली पात्रों में से एक है, इतना कि उसकी क्षमताएं मुख्य पात्रों को भी मात देती हैं। लेकिन विलेन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हू यी-हान ने कहानी इस तरह लिखी थी कि वह मुख्य पात्र को कभी नहीं हरा सकता, चाहे कुछ भी हो। इससे भी बुरी बात यह है कि एडेल वर्तमान में अपनी माना का उपयोग भी नहीं कर सकता। काश हुआन को पता होता कि उसके द्वारा एडेल पर लगाई गई पाबंदियां उसका पीछा करेंगी, तो उसने कभी ऐसी बिगड़ी हुई कथा नहीं रची होती। ये विलेन के खिलाफ पूरी तरह से ढेर है। जैसे ही वह अपनी बदकिस्मती को कोस रहा है, उसे वैसा ही पत्र दिखता है जो मूल रूप से उसे इस दुनिया में लाया था। पता चलता है कि यह मूल एडेल द्वारा हुआन के लिए छोड़ा गया एक पत्र है। भाई को उम्मीद है कि इसमें उसे शुरू करने के लिए कुछ सहायक सुराग मिलेंगे, लेकिन कागज पूरी तरह से खाली है, सचमुच एक भी शब्द नहीं। फिर अचानक चमत्कारिक रूप से पन्ने पर अक्षर दिखाई देने लगते हैं। जो वाक्यांश दिखता है वह मूल एडेल का अपने निर्माता को एक संदेश है। अगर हुआन जानना चाहता है कि इस शरीर में मौजूद शक्तियों का उपयोग कैसे करना है, तो एडेल चाहता है कि वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। बेशक हुआन फिर से कोसने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वह सीधे एडेल से बात कर रहा है, उसी आदमी से जिसने उसे इस मुसीबत में घसीटा था। कागज एक बार फिर उसे हाँ या ना में जवाब देने पर जोर देता है। आखिरकार भाई मान जाता है और हाँ कहता है। अब जब वुआन सहमत हो गया है, एडेल बताता है कि वह इस कागज पर अपने निर्माता द्वारा लिखी गई किसी भी चीज का जवाब देगा। कुछ सवाल मुफ्त हो सकते हैं, लेकिन दूसरों की कीमत चुकानी पड़ती है। सवाल जितना महत्वपूर्ण होगा, कीमत उतनी ही अधिक होगी। स्वाभाविक रूप से वो यून अपना मौका लेता है और सबसे बड़ा सवाल पूछता है कि अपनी मूल दुनिया में कैसे लौटा जाए। एडेल तुरंत जवाब देता है कि यह असंभव है। खैर, वो यान को पहले ही इसका अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुरी खबर के लिए तैयार था। अगला, वह अधिक व्यावहारिक सवाल पूछता है कि माना का उपयोग कैसे करें और एडेल की अनोखी क्षमताओं को कैसे सक्रिय करें। पता चला कि इस सवाल की कोई फीस नहीं है। एडेल सीधे ज्ञान को हू ह्यान के दिमाग में अंकित कर देता है। जैसे ही ऐसा होता है, हू हुन को अपने शरीर में माना प्रवाहित होने लगता है। एडेल के शरीर का पहला गुण किसी की 5 इंद्रियों को छीनने की क्षमता है, जिसे डार्कनेस कहा जाता है। अगली क्षमता है ऑरा का उपयोग करके विरोधियों को रोकने की शक्ति, जिसे किलिंग इंटेंट कहा जाता है। जब हू इसे सक्रिय करता है तो वह
इसे काम करता हुआ महसूस कर सकता है। इससे उसे थोड़ी खुशी होती है। कम से कम अब वह आम लोगों को तो रोक सकता है, भले ही प्रशिक्षित शूरवीर या सैनिकों को नहीं। आखिरी बड़ी प्रतिभा जो उसे सीखनी है वह है एडेल की सबसे कमाल की क्षमता, पोजीशन ट्रांसफर 1। जैसा कि नाम से पता चलता है, पोजीशन ट्रांसफर 1 उसे सचमुच अपनी पसंद की किसी वस्तु से स्थान बदलने की सुविधा देता है। ये मूल रूप से परम हत्या का हथकंडा है। जैसे ही वह इसे सक्रिय करता है, कुछ जादुई चीज होती है जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शक्ति वास्तव में काम करती है। लेकिन यह अभी इतनी अच्छी नहीं है। वह केवल 20 वर्ग गज की त्रिज्या के भीतर ही अदला बदली कर सकता है, जो मूल कहानी में एडेल की शक्तियों की तुलना में कुछ कम ही है। फिर भी अगर वह हर दिन अभ्यास करता रहे तो उसमें सुधार होगा। इसलिए वह पास में रखे कवच के साथ स्थान बदलकर इसका परीक्षण करने का फैसला करता है। जैसे ही वह इसे सक्रिय करता है, वह अपनी जगह से गायब हो जाता है और कवच वहां आ जाता है। अदला बदली सफल होती है, लेकिन भाई बिल्कुल सही से नहीं उतरता। लगता है उसे और अभ्यास की जरूरत है। इस बीच शूरवीरों का एक समूह सीधे उसके आवाज की ओर बढ़ रहा है, उसकी जान लेने के लिए तैयार। आर्सन परिवार की संपत्ति पर वे शूरवीर आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। लियोन काउंटी का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी दृढ़ आंखों के साथ कप्तान फेल्ड्स को एडेल के नौकरों से पता चलता है कि विलेन अपने कमरे में आराम कर रहा है। नौकर चिंतित हैं कि एडेल दिनों से हिला भी नहीं है और वह अंदर बंद है। बिना किसी चेतावनी के अंदर घुसते हुए फेल्ड्स और उसके आदमी अपने लक्ष्य का सामना करते हैं, जो मौज मस्ती कर रहा है और कप्तान के एक युवक को खत्म करने के क्रूर मिशन पर टिप्पणी कर रहा है। एडेल की बातों को सुने बिना फेल्ड्स बस अपने आदमियों को तुरंत उस बच्चे को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन वे हमारे बॉय की पोजीशन ट्रांसफर क्षमता के लिए तैयार नहीं थे, जो उसे एक निर्धारित दायरे में किसी भी वस्तु के साथ स्थान बदलने की अनुमति देती है। उस शूरवीर की तलवार को निशाना बनाते हुए जो उस पर वार करने वाली थी, वह क्षमता सक्रिय करता है और शूरवीर की तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। उसका अचानक हमला सफल होता है, अपने प्रतिद्वंद्वी को काटता है और फेल्ड्स तथा उसके आदमियों को चौंका देता है। अपनी पहली हत्या से पीछे हटते हुए विलेन बस अगले व्यक्ति के आने का इंतजार करता है। फेल्ड अभी भी अपनी संख्या के साथ आत्मविश्वासी दिखता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे उस लड़के पर सीधे हमला करें। युद्ध शुरू होता है, लेकिन लापरवाही से उनका सामना करने के बजाय एडेल एक खिड़की तोड़ता है और कूद जाता है। साथ ही अपनी क्षमता के उत्कृष्ट उपयोग का उपयोग करते हुए वह पहले तलवार को जमीन में फेंकता है, फिर ठीक समय पर पोजीशन ट्रांसफर क्षमता सक्रिय करता है और खुद को तलवार से बदल लेता है। इससे वह गिरने से होने वाले नुकसान से बच जाता है और सुरक्षित बच निकलता है। इसके बाद उसे आर्सन परिवार के जंगल की ओर भागना होता है। जैसे ही वह जंगल में घुसता है, फेल्ड्स अपने आदमियों को उसका पीछा करने का आदेश देता है ताकि उसके खात्मे की पुष्टि हो सके। चलो नजरिया बदलते हैं आर्सन जंगल की तरफ, जहां हमारा लड़का हाँफ रहा है और उसके पैर जितनी दूर हो सके दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है, भले ही वह इस इलाके से बच निकले, हमारा लड़का जानता है कि आगे केवल मौत है। इसलिए क्षेत्र से भागने के बजाय वह जंगल में द्वार का उपयोग करके डेमोनिक दायरे में जाने की योजना बनाता है। डेमोनिक दायरे को इंसानों के खिलाफ युद्ध के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उसे उम्मीद है कि वे जरूरत के समय उसकी मदद स्वीकार करेंगे, भले ही वह खुद इंसान है। हालांकि यह उसकी शुरुआती योजना थी। फेल्ड और उसके शूरवीर पहले से ही यहाँ हैं और वे उसे खोजने के लिए तेजी से फैल रहे हैं। किस्मत से विलेन अभी भी छिपा हुआ है, लेकिन वह द्वार का सटीक स्थान खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। द्वार के बारे में मोटा मोटा अंदाजा होने पर वह एक टहनी पर पैर रख देता है और तुरंत शोर से ध्यान आकर्षित कर लेता है। फेल्ड्स अब खेलने से थक गया है और वह अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करके अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। वह आखिरकार अपने लक्ष्य का पता लगा लेता है, जो हमारे लड़के के लिए बुरी खबर है, खासकर जब उसके पास केवल 2 पोजीशन ट्रांसफर बचे हैं। उसकी प्राथमिकता लड़ने के बजाय द्वार ढूंढना है। लेकिन इस बिंदु पर एडेल के शरीर के अंदर का लेखक बेचैनी महसूस करने लगता है। यही कारण है कि वह एडेल की सच्ची आत्मा से सलाह लेता है और द्वार का स्थान पूछता है। चूंकि यह गुप्त ज्ञान है, इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के या रैंक या उससे अधिक का एक विशेष अवशेष है। लेखक बहुत गुस्से में है कि वह अपनी जान की बाजी के बीच में ऐसी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से फेल्ड्स का ताजा हमला हमारे लड़के को पकड़ लेता है, जो एक पेड़ से टकरा जाता है। उसके गिरने के साथ निर्दयी कप्तान अपनी तलवार तैयार करता है और पूछता है कि क्या उस भयानक विलेन ने सच में सोचा था कि वह अपनी जान बचाकर जीवित रह सकता है। अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान बनाते हुए फेल्ड्स वादा करता है कि एडेल का आज अंत हो जाएगा। घायल होने के बावजूद युवक आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है। वह एक चीज के अलावा किसी और चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता था कि वह जीवित रहने के लिए दृढ़ था। यह महसूस करते हुए कि वह वैसे भी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, एडेल अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आखिरी उपाय करने के लिए उठता है। फेल्ड्स को उसकी दृढ़ता कष्टप्रद लगती है, हालांकि
वह आधे डेमन का सम्मान करता है क्योंकि वह अपने परिवार के मुखिया के रूप में अपने गर्व का दिखावा कर रहा है। जवाब में एडेल उसे याद दिलाता है कि कप्तान और उसके आदमी जैसे शूर वीरों को तब कोई गरिमा महसूस नहीं करनी चाहिए जब वे एक छोटे बच्चे पर हमला कर रहे हों। भाई सचमुच अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है, फेल्ट से कहकर कि वह अपना पेशा बदलकर आया बन जाए। हाँ, इसको ठंडा होने में बहुत देर लगेगी। पूरी तरह से उकसाए जाने पर कप्तान अपनी तलवार अपने लक्ष्य की ओर इंगित करता है, ठंडे स्वर में घोषणा करता है कि वह अब अपनी तलवार से निर्दयी होने में संकोच नहीं करेगा। वह सुनिश्चित करने की योजना बनाता है कि तलवार बच्चे के दिल में घुस जाए। फेल्ट्स घातक प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है, ये नहीं जानता कि यही वह पल था जिसका हमारा लड़का इंतजार कर रहा था। वह विशेष नोट निकालता है जिसका उपयोग वह एडेल के साथ संवाद करने के लिए करता है और उसे फेल्ट्स की तलवार से संपर्क करने के लिए मजबूर करता है। शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारा लड़का इतना होशियार है, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के विशेष कलाकृति का उपयोग अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए लागत के रूप में किया। इससे उसका लक्ष्य पूरा होता है और फेल्ट्स का हथियार भी छीन जाता है। एडेल के चेहरे पर वह खुश मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया दोस्त मुस्कान है, जबकि कप्तान की तलवार उसके आश्चर्य के लिए कुछ भी नहीं रह जाती है। डेमोनिक गेट की स्थिति कलाकृति के पुरस्कार के रूप में स्पष्ट हो जाती है और इसलिए हमारा लड़का फिर से पोजीशन ट्रांसफर का उपयोग करके कूद जाता है। फेल्ट्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अक्षम कप्तान ने अपना मौका गंवा दिया। विलेन अपना विशेष द्वार खोजने के लिए भाग जाता है। आखिरकार लाल रंग की अंधेरी ऊर्जा की लपटें छोड़ते हुए द्वार का पता लगाकर एडेल ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन यह फेल्ट्स आदमी तो मानो कॉकरोच है। वह हमारे लड़के की तरफ एक लॉग फेंकता है और जैसे ही वह एडेल के सिर के संपर्क में आने वाला होता है, वह अपने पोजीशन ट्रांसफर का अंतिम उपयोग सक्रिय करता है और कप्तान से किसी दिन फिर मिलने का वादा करता है। फेल्ट्स निराश है कि उसका लक्ष्य डेमोनिक दायरे में भाग गया, एक ऐसी जगह जहां केवल अंधकार उसका इंतजार करता है। कुछ देर बाद और हम एडेल को अकेले बैठे हुए और कुछ मांस चबाते हुए देखते हैं। वह सोचता है कि द्वार से सफलतापूर्वक गुजरने और काल कोठरी में प्रवेश करने के बाद कितना समय बीत गया है। ये काल कोठरी वास्तव में एक मानव निर्मित काल कोठरी है जिसे किसी ने गुप्त डेमोनिक कलाओं का उपयोग करके बनाया है। अब वह यहाँ रखे बिस्तर में सूखा मांस पाकर काफी हैरान है। एडेल सोचता है कि क्या यह जानबूझकर किसी खजाने की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही यहाँ एक विशेष बैरियर है जो सामने से किसी भी ब्लेड को विक्षेपित करता है। यहाँ एक पत्थर का रक्षक भी है जो इस मानव निर्मित काल कोठरी के रहस्यमय मूल को और बढ़ा देता है। पत्थर का रक्षक अपने आप में डरावना दिखता है और यहाँ तक कि एडेल भी जानता है कि अगर वह उसे चुनौती देने के लिए बैरियर पार करता है तो उसे सचमुच थप्पड़ मारा जाएगा, इसलिए वह ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। अंत में विशेष नोट चमकता है क्योंकि एडेल की सच्ची आत्मा लेखक के साथ संवाद करती है, उसे कीमत के नियमों में हेरफेर करने के लिए दंड की चेतावनी देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने फेल्ट्स की तलवार को बलि के रूप में मजबूर करने की कोशिश की थी। ये चाल अब इस बिंदु के आगे काम नहीं करेगी, लेकिन लेखक को तो यह भी पागलपन लगता है कि वह इसका उपयोग करने में सक्षम था। इसके अलावा उसे इसके लिए दंड भी नहीं मिल रहा है। अचानक लेखक का ध्यान एक पत्थर की ओर जाता है जो दीवार पर बाकी पत्थरों से अलग दिखता है। पत्थर के साथ बातचीत करते हुए उसे एहसास होता है कि वह केवल एडेल की शक्तियों के कारण ही कुछ चीजों को समझ पा रहा है। पत्थर के साथ बातचीत करने पर एक दृढ़ आवाज उसे जवाब देती है, बताती है कि उसके पास इस फंक्शन का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। हमारा लड़का दृढ़ता से संदेह करता है कि यह पत्थर बैरियर के निष्क्रियकरण की कुंजी होना चाहिए। चूंकि वह इसका उपयोग नहीं कर सकता, वह भागने के लिए दूसरे तरीके का उपयोग करने की योजना बना रहा है। बैरियर के पार वह एक पत्थर देखता है जो संभवतः पत्थर के रक्षक के शरीर से गिरा होगा। भले ही यह एक पत्थर है, यह इस मामले में उपयोगी साबित हो सकता है। अपनी पोजीशन ट्रांसफर क्षमता को सक्रिय करते हुए लेखक पत्थर के टुकड़े के साथ स्थान बदलता है, फंक्शन को सक्रिय किए बिना सुरक्षित रूप से बाहर निकलता है। लेकिन यह आदमी अपने उत्साह में इतना खो जाता है कि बाहर स्थित डेमोनिक स्टोन ड्रैगन को भूल जाता है। जीव उसके चेहरे पर दहाड़ता है, उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। दृश्य डेमन दायरे के महल में बदल जाता है जहां बियर परिवार के मुखिया क्री अपने सेवकों को काम में व्यस्त देख रहे हैं। वह टिप्पणी करता है कि शायद यह उसकी बेटी के छापे के प्रयास के कारण है कि उसके लोग ओवरटाइम काम कर रहे हैं। क्री नहीं जानता कि स्थिति को कैसे संभालना है। बात यह है, अगर उसकी बेटी सफल होती है तो उसे सिटान में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाएगा, जो कि एक डेमोनिक स्कूल होना चाहिए। और भले ही वह उसे सख्ती से विफल होने का आदेश दे, वह वैसे भी उसके फैसले के खिलाफ विद्रोह करेगी। आखिरकार उसकी बेटी उन हत्यारे मनुष्यों से बदला लेने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल है जिन्होंने उसकी मां को मार डाला। वाह,
ये उसकी उम्र की लड़की के लिए वाकई एक दुखद बोझ है। वैसे भी उसके पिता को चिंता है कि उसे एक निर्दयी डेमन स्कूल में इधर उधर फेंका जा सकता है। अचानक उसकी एक दासी उसे परेशानी के बारे में सूचित करने आती है। क्री इस बात से बहुत व्यथित है कि उसे उसके विचारों से परेशान किया गया। दासी डर के मारे माफी मांगती है और अपने मालिक को सूचित करती है कि छिपे हुए क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की खबर है। उन्होंने दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति के कई ऊर्जा निशानों का पता लगाया है, जिससे बहुत भ्रम पैदा हो रहा है। साथ ही उनकी पहचान अभी भी अज्ञात है। वे उस व्यक्ति के बारे में केवल इतना जानते हैं कि उसने अंदर से दरवाजे के फंक्शन के साथ बातचीत करने की कोशिश की। इससे डेमन मुखिया को विचार करने की स्थिति में डाल देता है। वह सोचता है कि क्या मनुष्य को महान युद्ध के दौरान डेमोनिक गेट के माध्यम से बुलाया गया था, यह विश्वास करते हुए कि वह कीट वैसे भी मर जाएगा। वह सोचता है कि यह एक महत्वहीन मामला है। अभी के लिए उसे केवल अपनी बेटी की परीक्षा के अच्छे से होने की चिंता है। क्रीम मानव पक्ष से एक मोहरा प्राप्त करने की संभावना का मनोरंजन करता है। अगर चीजें उसके लिए अच्छी रहीं, वैसे भी चलो वापस हमारे लड़के के पास चलते हैं, जिसे तुरंत अपने फैसले पर पछतावा हुआ कि उसने क्षेत्र से बाहर निकलने का फैसला किया और अपने भले के लिए वापस अंदर टेलीपोर्ट हो गया। वह आदमी स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई भेड़िया उसे जिंदा खा जाएगा। जीव उसे बाहर से घूर रहा है, जबकि लेखक को एहसास होता है कि उसकी स्थिति कितनी खराब है। भले ही वह बैरियर से बाहर निकल जाए, यह केवल उसे गंभीर खतरे में डालने वाला है। अचानक लेखक को एक एहसास से रोशनी मिलती है। भेड़िया जीव पत्थर का बना है। इसका मतलब है कि उसकी क्षमता उस पर काम कर सकती है। पोजीशन ट्रांसफर को फिर से सक्रिय करते हुए वह लक्ष्य को बैरियर के बाहर पत्थर के भेड़िए पर मजबूर करता है। उसकी योजना आश्चर्यजनक रूप से सफल होती है। राक्षस को अंदर फंसा देती है और उसे बैरियर की पकड़ से मुक्त कर देती है। भेड़िए को यह समझने में थोड़ी देर लगती है कि वह अंदर फंस गया है। अपने कई प्रयासों के बावजूद वह बैरियर को पार करने में असमर्थ है। एडेल भागता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी भाई अचानक रसातल के एक और भयानक जीव से टकरा जाता है। उसे जल्दी से एहसास होता है कि हर स्तर पर एक मिशन है और यह विशाल बग उस भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक दिखता है जिससे वह अभी बचा था। मजेदार बात यह है कि एडेल जीवों पर अपनी पोजीशन ट्रांसफर क्षमता का दुरुपयोग करता रहता है। बार बार राक्षसों को अंदर फंसाता है। यह उनकी निर्जीव प्रकृति के कारण है कि वह अपनी शक्तियों का पूरी तरह से दुरुपयोग कर सकता है। छिपे हुए क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचने पर एक आवाज उसे पुकारती है। अंतिम बाधा तक पहुंचने पर उसे बधाई देती है। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वागत योग्य है, विशेष रूप से एडेल जैसे मानव के लिए। लेखक आकलन करता है कि यह बॉस रूम होना चाहिए और वह जो देखता है वह वास्तव में भयानक है। यह एक डेथ नाइट है जो ऑरा फॉर्म कर रहा है और अपने बेदाग कवच का प्रदर्शन कर रहा है। इसके शरीर से निकलने वाली ताकत को देखते हुए एडेल इसकी ताकत की तुलना कप्तान फेल्ट से करता है। भाई सचमुच डेथ नाइट के साथ बातचीत करने की जहमत भी नहीं उठाता और अपनी पोजीशन ट्रांसफर क्षमता का उपयोग करता है। बॉस राक्षस के अपना वाक्य समाप्त करने से पहले ही बेचारा बैरियर के अंदर फंस जाता है। एडेल आगे बढ़ता है और उसे वह खजाना बॉक्स मिल जाता है जिसे वह ढूंढ रहा था। यह उसकी उम्मीदों से अलग है, क्योंकि उसे उस पर एक विशेष आभूषण उत्कीर्ण होने की उम्मीद नहीं थी। ये ब्लैक ड्रैगन आभूषण वास्तव में उच्चतम रैंक वाले डेमोनिक परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है। उनमें से स्लोथ परिवार, लस्ट, ग्लूटनी, रैथ, एनवी और अंत में ग्रीड है। ब्लैक ड्रैगन प्रतीक बियर के परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, जो गर्व के पाप को दर्शाता है। यह वही परिवार है जिसका नेतृत्व क्री करता है। बेशक यह खुलासा अकेले हमारे लड़के के अस्तित्व के लिए खतरा है। वह अपनी किस्मत आजमाता है और भागने का रास्ता खोजने के लिए बॉक्स खोलता है। अभी के लिए वह केवल डेमन दायरे से बचने की परवाह करता है, लेकिन उसके आतंक के लिए बॉक्स से एक छायादार कोहरा निकलता है और उसके चेहरे पर हमला करता है। अंधेरी ऊर्जा उसके अंदर घुसने के लिए मजबूर हो जाती है। रुको रुको, उस तरह नहीं, ये बस अंदर जा रही है। इस पर टिप्पणियां खूब होंगी। अंधेरी ऊर्जा को संभालने में असमर्थ एडेल दर्द से चीखता है, क्योंकि उसका मानव शरीर अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करता है। परिणाम एक क्रूर है, जिसका अर्थ है कि उसका सिर लाखों टुकड़ों में फट गया। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वह बाद में उठता है और वह अभी भी ठीक है। काला तरल उस पर हमला करने पर उसकी आंख बदल गई और उसे सुपरबिया की आंख मिली, एक विशेष नेत्र क्षमता जो उसकी गतिशील दृष्टि को बढ़ाती है और केवल दुश्मन को मारने के बाद सक्रिय होती है। अब भाई सोचता है कि वह अजेय है, क्योंकि वह एक साथ दर्जनों दुश्मनों का सामना कर सकता है। वह डेमोनिक दायरे में आने के अपने फैसले से प्रभावित है और यहाँ से वह आने वाली चीजों के लिए खुद को तैयार करता है। संदूक के आगे एक विशाल द्वार है। एडेल सोचता है कि उसे कैसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि बाहर उसे जब्त करने के लिए बहुत सारी सेनाएं खड़ी होंगी। बाहर जाना लगभग उसकी मौत
मौत सुनिश्चित करता है, इसलिए उसे दूसरा रास्ता सोचना होगा। वह प्रकाश से भी तेज आत्मसमर्पण करने की संभावना का मनोरंजन करता है, जो मजाकिया है, लेकिन वह भी काम नहीं करेगा। अभी समस्या यह है कि वह आर्सन परिवार से संबंधित है और जिस क्षण डेमन उसके बारे में पता लगाएंगे वे उसे मार डालेंगे। इसलिए वह अपनी गर्दन पर प्रतीक चिन्ह को ढक लेता है। जहां तक पहले के डेथ नाइट की बात है, भाई यहाँ अपनी तलवार बैरियर के खिलाफ तोड़ रहा है और आजाद होने की मांग कर रहा है। परेशान डेथ नाइट उसे चेतावनी देता है कि उसकी महारानी आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से एडेल को नहीं पता कि वह कौन है। यह इस समय था जब उसे अंततः एहसास हुआ कि छिपे हुए क्षेत्र के आसपास चट्टान के बिस्तर और सूखा मांस क्यों थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह छिपा हुआ क्षेत्र उच्च परिवारों के लिए अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए एक परीक्षण भूमि है। उसके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह किससे निपट रहा है। इसलिए वह तुरंत अपना विशेष नोट निकालता है और असली एडेल के साथ संवाद करता है। लेखक अभी उसके सबसे करीबी चरित्र के बारे में पूछता है। एक बार फिर एडेल की आत्मा उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बलिदान की मांग करती है। दुर्भाग्य से लेखक यहाँ मुश्किल में है, इसलिए सोने या कलाकृतियों के साथ भुगतान करने के बजाय वह अपनी माना के 100 अंक खर्च करता है, जो चीजों को संभालने का एक क्रूर तरीका है। आखिरकार उसके प्रश्न का उत्तर सामने आता है, क्योंकि एडेल के सबसे करीबी व्यक्ति रेने स्वयं है, जो बेयर परिवार के डेमोनिक मुखिया की सबसे छोटी बेटी है। हमारे लड़के को एक ओह मैं बर्बाद हो गया का एहसास होता है, क्योंकि उसे हराने का कोई रास्ता नहीं है। सुपर बिया की आंख जो उसने चुराई थी, उसे प्रशिक्षण पूरा करने का पुरस्कार मिलना चाहिए था, और हमारे लड़के ने सचमुच उपलब्धि चुरा ली, क्योंकि डेमोनिक सेना में उसका बहुत अधिकार है। एडेल मान रहा है कि वह पत्थर के रक्षकों का सफाया कर देगी और उसके सामने आ जाएगी। ठीक ऐसा ही होता है जब रेने डेथ नाइट को टुकड़ों में काटती है और अपने सामने मानव का सामना करती है। गंभीर स्वर में वह उस व्यक्ति की पहचान जानने की मांग करती है, ये महसूस करते हुए कि इस मामले से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एडेल उसके सामने घुटने टेक कर झुक जाता है। वह वास्तव में उसे बताकर हेरफेर करता है कि उसने छिपे हुए क्षेत्र को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और योग्य बन गई है, लेकिन डेमोनिक राजकुमारी वास्तव में गुस्से में है और यह सब बर्दाश्त नहीं कर रही है। पसीने से तर होकर ये जानते हुए कि वह यहाँ मर सकता है, लेखक उससे झूठ बोलता है। उसे बताता है कि उसे उसके पिता ने उसका अंगरक्षक नियुक्त किया है। उसे यह भी खुशी है कि उसने अभी तक सुपर बिया की आंख पर उसके कब्जे को नहीं पहचाना है। अपने सामने कीट पर अविश्वासी नजरों के साथ वह अंगरक्षक होने के लिए दयनीय रूप से कमजोर दिखने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। एडेल इस बात पर जोर देता है कि वह अपने दिखने के बावजूद काफी सक्षम है और वह धीरे धीरे इस मुलाकात को लेकर आशावादी हो रहा है। वह अपनी तलवार नीचे करती है और हंसती है। उसका विश्वास अर्जित करने के प्रयास में एडेल उसकी तलवार के साथ स्थान बदलता है और रेने को उसकी आंखों के सामने प्रकट होकर चौंका देता है। वह उस पर हमला करने के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि पूछता है कि क्या वह उसकी क्षमताओं से प्रभावित हुई थी। रेने उसका हाथ पकड़ती है और फिर छीन लेती है। वह कुछ नहीं कहती, जिससे उसका दिमाग चकरा जाता है। वह सोचता है कि वह अब उसके बारे में क्या सोचती है। इसे सामान्य रूप से खेलते हुए वह उसे बताता है कि उन्हें एक साथ बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मुखिया उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। यह आदमी एक शीर्ष स्तरीय गैसलाइटर है। हे भगवान! एडेल यह भी बताता है कि वह अन्य कर्तव्यों का ध्यान रखेगा जो उसे उसके पिता ने सौंपे हैं। अंदर से वह जानता है कि उसे जल्दी से निकलना होगा, वरना वह बर्बाद है। अंत में वह दरवाजा खोलता है, जिससे रेने अपने पिता को देखकर चौंक जाती है। वह उसे अपने लोगों के साथ यहाँ होने की उम्मीद नहीं कर रही थी। पूरी स्थिति से उत्सुक होकर क्री को उस मानव में रुचि हो जाती है। इस बीच हमारा लड़का यहाँ अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि अब उसे उसके पिता को भी मूर्ख बनाने के लिए एक बहाना बनाना होगा। अगर उन्हें पता चला कि उसने क्या किया है तो उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। लेकिन किसी कारण से क्री ने अभी तक उंगली नहीं उठाई है। क्री अपनी बेटी की ओर झुकता है और पूछता है कि क्या उसने क्षेत्र को साफ कर लिया है। इसकी पुष्टि करने के बाद कि उसने ऐसा किया, मुखिया मानव को उसके पीछे चलने के लिए कहता है। ये नहीं जानते कि उसके लिए क्या संग्रहित है। लेखक सोचता है कि क्या होने वाला है। वह जल्दी से उसका पीछा करता है और वह अब विशेष नोट से परामर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पर्याप्त माना या देने के लिए चीजें नहीं है। बियर परिवार के पारिवारिक हवेली के अंदर पहुंचकर क्री बाकी सभी को अपने अपने क्वार्टर में लौटने का संकेत देता है। ये खुश होकर कि उसे भागने का मौका दिया जा रहा है, एडेल मन ही मन जश्न मना रहा है। ये तब तक है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अगर वह आदेशों की अवहेलना करने की कोशिश करता है तो उसकी निगरानी के लिए गुप्त रूप से पहरेदार हैं। अपने कार्यालय में क्री अपनी बेटी से मिलता है, इस बात पर जोर देता है कि रेने ने अंतिम कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन वह अभी भी चाहता है कि वह प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश करने के अपने
फैसले के बारे में सुनिश्चित हो। रेने जाने के लिए दृढ़ है और हाँ का जवाब देती है। क्री एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर उस मानव के बारे में पूछता है जो उसे इनाम के चरण में मिला था। जिस तरह से उसने अपनी शक्तियों से उसे चौंका दिया, उसे याद करते हुए रेने उसे एक मजबूत व्यक्ति के रूप में पुष्टि करती है। इससे मुखिया के कान खुश हो जाते हैं, जिससे वह रहस्यमय मानव के बारे में उत्सुक हो जाता है। वह अपनी बेटी के सिटान स्कूल में प्रवेश को मंजूरी देकर अपनी बातचीत समाप्त करता है। जहां तक क्री की बात है, भाई अपनी बेटी के बारे में सोच भी नहीं रहा है। वह उस मानव से अधिक प्रभावित है जिसने क्षेत्र में प्रवेश किया और उसे अपने दम पर साफ किया। साथ ही उसने सुपरबिया की आंख पर दावा किया। और हाँ, यह मूल रूप से पुष्टि करता है कि वह हमारे लड़के के पास होने के बारे में जानता है। आखिरकार रेने की राय सबसे आश्वस्त करने वाली पुष्टि थी जो वह प्राप्त कर सकता था। ये सभी कारक एक चीज की ओर इशारा करते हैं, वह मानव का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है। जब यह हो रहा है, अज्ञानी लेखक सोच रहा है कि उनके समाप्त करने के लिए उसे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। आखिरकार मानव को मुखिया के कमरे के लिए निर्देश दिए जाते हैं। वह क्री के सामने प्रकट होता है जो उसे एक भयानक नजर से घूरता है। एडेल पहले से ही डरा हुआ है कि आने वाला क्या है और सोचता है कि डेमन मुखिया इसे कैसे संभालेगा। वह पूछता है कि क्री ने उसे जीवित रहने की अनुमति क्यों दी। मुखिया अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाता है, इससे पहले कि वह उसे अपनी बेटी को प्रभावशाली ढंग से मूर्ख बनाने की हिम्मत के लिए कोसता है। साथ ही वह इतनी अधिक मात्रा में ऑरा डालता है कि एडेल को उसके नीचे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह महसूस करता है कि मुखिया मानव को मारने का इरादा नहीं रखता है, जो एक अवलोकन है जो क्री को मनोरंजक लगता है। दबाव जारी करके वह मानव को अपनी रचना वापस पाने की अनुमति देता है, लेकिन एडेल अभी अभी हुए अनुभव से घबरा रहा है। क्री मानव की तेज बुद्धि से प्रभावित होता है और उसका नाम पूछता है। एडेल अपने परिवार के बंधनों को शामिल किए बिना अपने नाम के साथ जवाब देता है। मुखिया फिर मानव के शरीर में हेरफेर करने के लिए अपनी डेमोनिक शक्ति का उपयोग करता है। इस बिंदु पर हमारा लड़का वास्तव में अनजान है कि यह आदमी वास्तव में उससे क्या चाहता है। क्री उसे अपना मुंह खोलने का आदेश देता है। वाह, फिर से रुको। डेमन मुखिया बताता है कि उसे बस अपनी बेटी को जो कहानी सुना रहा था उसे जारी रखना है। जब यह हो रहा है, एक अंधेरी ऊर्जा हमारे लड़के के मुंह में प्रवेश करती है, उसे अंदर से घुटन करती है। क्री उसे याद दिलाता है कि अगर वह कभी उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है तो उसके शरीर के अंदर का जहर मानव को तुरंत मार देगा। एडेल यहाँ अपने शब्दों पर घुट रहा है, जबकि क्री बड़े आराम से उसे बताता है कि वह बाद के आदेशों के लिए उसे रहने की एक अच्छी जगह देगा। यह एक तरफा मुठभेड़ एडेल के शब्दों के खोने के साथ समाप्त होती है। अगले दृश्य में उसे रहने के लिए उसका नया क्वार्टर दिखाया जाता है। दुर्भाग्य से एडेल के पास इस जर्जर घर में जो दिया गया था उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह काफी खुश है कि उसकी जान फिलहाल बख्शी गई, भले ही ऐसा लगता है कि उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही लेखक को मुखिया की स्वीकृति अर्जित करने पर खुशी है, जो लंबे समय में उसके लिए अनुकूल हो सकती है। जहां तक उसके लक्ष्यों का सवाल है, उस आदमी को अपने शरीर के अंदर उस जहर के बारे में कुछ करना होगा। चतुराई से अपनी पोजीशन ट्रांसफर क्षमता का उपयोग करते हुए एडेल निर्जीव जहर को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। वह यह भी नहीं सोच सकता कि क्या भयावहता होती अगर उसके शरीर से कुछ और टेलीपोर्ट हो जाता। वैसे भी एडेल जहरीले प्राणी को मारना नहीं चाहता, ये जानते हुए कि यह डेमन मुखिया को सचेत करेगा। जीव जाग जाता है क्योंकि उसकी माना आपूर्ति बंद हो गई थी। अंत में एडेल अपने बिस्तर पर गिर जाता है, ये जानते हुए कि वह अब जहर से खतरा नहीं है। छोटा जीव उसके बगल में सो रहा है। वह सोने के कगार पर है, तभी स्टेटस विंडो खुलती है, उसे उसकी क्षमताओं में उन्नयन के बारे में सचेत करती है। पोजीशन ट्रांसफर लेवल 2 पर पहुंच गया, लेकिन माना लागत बहुत अधिक है। एडेल सोचता है कि क्या उसके लिए अपने माना पूल को वास्तव में बढ़ाने का कोई तरीका है ताकि वह कहानी के मुख्य पात्रों के खिलाफ अपनी बात रख सके। उसे पता चलता है कि इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए वास्तव में एक तरीका है। दृश्य रेने के भावहीन चेहरे पर जाता है क्योंकि वह हमारे लड़के की योजना को अस्वीकार करती है। अब तक वह पिछले 3 दिनों से उस पर नजर रख रही है। भाई को असल जिंदगी में भूत बना दिया जा रहा है। उसकी स्थिति कितनी खराब है। लेखक मानता है कि उसका व्यक्तित्व अधिक उज्जवल रहा होगा, लेकिन अपनी मां के खोने के कारण यह उसे निर्दयी और दूर कर दिया है। लेखक के रूप में भी उसे उसके साथ हुई घटना के लिए खेद है। मुखिया के सेवक एडेल और रेने दोनों को बुलाते हैं क्योंकि क्री ने उन्हें बुलाया है। एडेल सोचता है कि यह सिटान के डेमोनिक स्कूल में रेने के प्रवेश के बारे में होना चाहिए। बेशक छिपे हुए क्षेत्र को सफलतापूर्वक साफ करने के उसके कारनामे के बावजूद सिटान एक और स्तर पर था। क्री अपनी बेटी से कहता है कि वह कुछ देर बाद मरने के लिए अभिशप्त है और अगर ऐसा होता है तो वह अपने लक्ष्यों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। इससे रेने में निराशा और उदासी की भावना पैदा होती है। इस बीच एडेल यहाँ माता पिता और बेटी की बातचीत के बीच
एक तीसरे पहिया की तरह महसूस कर रहा है। दोनों के आश्चर्य के लिए डेमन मुखिया उसके अंगरक्षक को उसे सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए सौंपता है। उसके आश्चर्य के लिए लड़की सचमुच इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, जो वास्तव में मजाकिया है, क्योंकि वह हमारे लड़के से दूर होने के लिए अपने ही लक्ष्यों को कुचलने को तैयार है। सिटान के बारे में बात यह है कि यह एकमात्र स्कूल है जहां कई डेमोनिक क्षेत्रों के होनहार उत्तराधिकारी इकट्ठा होते हैं। वे लगातार मुख्य पात्रों के इंपीरियल स्कूल के साथ संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं और मूल कहानी में रेने संघर्ष के कारण अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए अभिशप्त थी। यह ग्रह पर सबसे खराब स्थान है, क्योंकि वहां के डेमन के लिए मृत्यु हमेशा समय की बात है। इसके बावजूद रेने वहां जाने के लिए तैयार है। जहां तक एडेल की बात है, वह सोचता है कि यह उसके लिए अपनी मैन पावर और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एक आदर्श स्थान है। आखिरकार चूंकि वह लेखक है, वह स्कूल में होने वाली कहानी की घटनाओं के बारे में जानता है। अपना मौका लेते हुए एडेल जाने के लिए सहमत होता है, लेकिन उसका एक अंतिम अनुरोध है। लेखक माना से संबंधित कुछ का अनुरोध करता है, जो डेमन मुखिया को मनोरंजक लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि मानव जहर से बाहर निकलने के लिए बातचीत करने की कोशिश करेगा। अच्छी बात यह है कि क्री को अभी तक इस तथ्य का पता नहीं चला है कि एडेल के शरीर के अंदर अब जहर नहीं है। क्री उसे कोसता है, लेकिन उसके अनुरोध पर विचार करता है। अब जब वे अकेले हैं, एडेल सोचता है कि डेमन मुखिया उसे माना के लिए क्या पेशकश करेगा। क्री खुलासा करता है कि यह विशेष खजाना उसके परिवार की विरासत का हिस्सा है, इसलिए वह चाहता है कि यह मामला गोपनीय रहे। यह समझते हुए कि मानव की माना मूल रूप से नगण्य है, डेमन मुखिया उसे एक शक्ति उधार देने के लिए तैयार है, जो उसे अपनी बेटी की खातिर जीवित रहने में मदद करेगी। क्री अपनी डेमोनिक ऊर्जा को प्रसारित करता है और घोषणा करता है कि वह मनुष्यों को अपने परिवार की खेती की तकनीक सिखाएगा, जो एडेल की उम्मीदों को चकित करता है और उसे उसके मूल में चौंका देता है। डेमन मुखिया एक मानव पर डायमन की शक्तियों को प्रदान करने के लिए डायमन भगवान की सहायता का अनुरोध करता है। क्रीट का जाप समाप्त होता है और उसका शरीर बैंगनी डेमोनिक ऊर्जा से भड़क उठता है। मुखिया के चेहरे पर एक मुस्कान बनती है, जो इस बात से प्रभावित है कि पावर बूस्ट के बाद भी हमारे लड़के की मानसिक दृढ़ता उसकी समझदारी बनाए रखने के लिए प्रभावशाली है। एडेल सीखता है कि उसकी खेती की तकनीक उसे सीधे डेमन भगवान के माध्यम से माना प्राप्त करने में मदद करेगी, जिसका अर्थ है कि उसके पास अब काफी हद तक माना का अधिक शक्तिशाली भंडार है। दिलचस्प बात यह है कि क्री ने देखा है कि मानव के परिवार का 7 घातक पापों से संबंध है। हालांकि मानव अज्ञानता का दिखावा करने का प्रयास करता है। डेमन मुखिया इस बात पर जोर देता है कि वह मानव से आने वाली किसी भी विश्वासघाती योजना के बारे में चिंतित नहीं है। आखिरकार अगर वह वास्तव में एक जासूस निकला, तो जहर का कीड़ा हर चीज का ध्यान रखेगा। लेखक को आधे डेमन के परिवार के 7 घातक पापों से जुड़े होने के बारे में जानकर काफी आश्चर्य होता है, भले ही उसने एक लेखक के रूप में इसे मूल कहानी में कभी शामिल नहीं किया था। क्री उसे जाने का आदेश देता है और अगले दृश्य में हम अपने लड़के को जंगल में अपने दम पर ध्यान लगाते हुए देखते हैं। उसे विश्वास है कि यह स्थान उसकी शक्तियों का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए, खासकर जब माना को नियंत्रण से बाहर निकालना आसान हो। सामान्य ध्यान शांत और शांतिपूर्ण लगता है ना? खैर, इस आदमी के लिए नहीं। वह डेमन भगवान की मदद मांगते हुए तनाव में आ जाता है, यह सोचकर कि वह इसके बाद फिर कभी मानव माना का उपयोग नहीं कर पाएगा। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं है और उसे यहाँ अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। आकाश से भयानक आंखें उसे घूरती हैं। डेमन भगवान इस मानव को एक गंदा अपमान मानता है और यहाँ तक कि एक गद्दार का खून ले जाने के लिए उस पर दहाड़ता भी है। मुझे यह मजाकिया लगता है कि एडेल एक ही समय में कितना तेज और धीमा है। वह यहाँ डेमन भगवान से पूछ रहा है कि क्या वह वास्तव में वह इकाई है जो इस दुनिया में डेमन को नियंत्रित करती है। ये भगवान अभिमान के भगवान के रूप में जाना जाता है। एडेल पूछता है कि क्या वह इस अनुभव से बचेगा। डेमन भगवान इस बात पर जोर देता है कि अगर वह चाहता तो वह पहले ही मर चुका होता, लेकिन अजीब तरह से वह उसे मारना नहीं चुनता, क्योंकि किसी कारण से वह उसके साथ रिश्तेदारी की एक अस्पष्ट भावना महसूस करता है। यही कारण है कि वह उन्हें अभिमान का चिन्ह प्रदान करके मनुष्यों की मदद करने को तैयार है। यह प्रतीक चिन्ह अभिमान के भगवान की शक्तियों का प्रतिनिधित्व है। हालांकि देवता उसे चेतावनी देता है कि वह ऐसी शक्तियों पर अपना संयम न खोए, क्योंकि वे उसे पागल कर देंगे। एडेल ने अब एक भगवान की शक्ति प्राप्त कर ली है, जिससे इस नारकीय आयाम में उसके बचने की संभावना बढ़ गई है। इस बिंदु पर वह सोचता है कि उसका पूरा शरीर चिन्हों और टैटू से ढक जाएगा। अचानक लेखक को पीछे से कोई उसकी जासूसी करता हुआ महसूस होता है। रेने को देख लिया जाता है, जो उन दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह उसके लिए वास्तव में बुरा है, क्योंकि उसके पिता स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे कि वह इसके बारे में जाने। वह डार्क प्रीस्ट शब्द कहती है, जो उसके सिर के ऊपर से उड़ जाता है। 1 महीने तक तेजी से आगे बढ़ते हुए एडेल ने लगातार प्रशिक्षण लिया है और उस अल्प प्रशिक्षण अवधि में उसकी माना आपूर्ति 3 गुना हो गई है। उसे संदेह है
कि कुछ वर्षों में उसके पास मानव क्षेत्र के सभी 6 घरों के उत्तराधिकारियों से आगे निकलने के लिए पर्याप्त माना जमा हो जाएगा। अपनी वर्तमान स्थिति में वह बिना टेलीपोर्ट किए छिपे हुए क्षेत्र को आसानी से जीत सकता है। इसके अलावा भाई सोच रहा है कि रेने हाल ही में प्रशिक्षण मैदान के बजाय उसके घर के सामने प्रशिक्षण क्यों ले रही है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह उसका सामना करने का फैसला करता है। सौभाग्य से रेने उससे उस तरह से बच नहीं रही है जैसे वह हठपूर्वक करती थी। एडेल सोचता है कि लड़की शायद उसे किसी प्रकार का पुजारी समझती है जो डेमन भगवान के साथ संवाद कर सकता है। आखिरकार वे अकेले हैं जो डेमन भगवान के साथ संवाद कर सकते हैं। सौभाग्य से उसने अभिमान के भगवान के साथ उसकी सटीक बातचीत को नहीं सुना, लेकिन इस मामले में डेमन राजा की बेटी के लिए एक वरिष्ठ के रूप में व्यवहार किए जाने से उसके लिए केवल परेशानी बढ़ेगी। एक बार फिर उसे संबोधित करते हुए एडेल अनुरोध करता है कि वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह करती थी। हालांकि लड़की अपनी शक्तियों को देखने के बाद उसके साथ ठंडा व्यवहार करने पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती है। उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते हुए वह रेने को याद दिलाता है कि वह केवल आदेशों का पालन कर रहा है, इसलिए वह भी आराम से व्यवहार किए जाने की इच्छा रखता है। रेने उसके शब्दों का पालन करने का फैसला करती है और उसे अपने लिए पानी लाने का आदेश देती है। भाई को समझ नहीं आता कि वह क्या साजिश रच रही है। रेने इस बात पर जोर देती है कि वह अभी उसकी बात का पालन कर रही है। एडेल को एहसास होता है कि इस बिंदु पर उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। यार बस यहाँ नहीं जीत सकता। उसे कुछ पानी लाकर वह आकलन करता है कि उसे एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से रेने जहां भी वह जाता है उससे चिपकी रहती है। कहानी के मुख्य पात्र के जल्द ही डेमोनिक दायरे में आने का मुद्दा है। वह नहीं चाहता कि उस क्षेत्र का खजाना खो जाए, क्योंकि उसका पुरस्कार उसे सिटान में जीवित रहने में मदद करेगा। लेखक उसके नामांकन परीक्षा की तैयारियों के बारे में पूछता है। रेने को थोड़ा आश्चर्य होता है कि वह ऐसा सवाल पूछ रहा है। एडेल तर्क देता है कि उसे आखिरकार सबसे मजबूत इंसानों से लड़ना होगा, इसलिए यह पूछना उसे चिंतित करता है। रेने बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखती है, हालांकि उसने कहा कि उसने सब कुछ तैयार कर लिया है। एडेल सुझाव देता है कि वह दोबारा जांच करे, क्योंकि अगर वह कुछ महत्वपूर्ण भूल गई तो यह उसके रास्ते में कांटा बन सकता है। रेने उसकी अस्पष्ट भाषा से नाराज हो जाती है। एडेल खुलासा करता है कि वह वास्तव में उसके लिए चिंतित है, लेकिन यह लड़की तेज है। वह इतनी आसानी से हेरफेर किए जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने जल्दी ही देख लिया कि वह उसकी अनुपस्थिति में अकेले जाना चाहता है। भाई अपने दृष्टिकोण के साथ एक मृत अंत तक पहुंचता है, जबकि रेने यहां नाराज है कि वह उससे ऊब सकता है। उसे शांत करने के लिए एडेल अंततः पास के क्षेत्र को जीतने में अपनी रुचि की सच्चाई बताता है। नाराज होने के बजाय वह वास्तव में एक चिंतनशील स्थिति में चली जाती है। वह उसे बताती है कि उसने वास्तव में कुछ भूल दिया है, जैसा उसने कहा था। पहले तो हमारा लड़का जितना खुश हो सकता था उतना खुश था, लेकिन फिर वह खुलासा करती है कि वह जो भूल गई है वह वास्तव में प्रशिक्षण के लिए अपना वार्म अप है। लंबी कहानी छोटी, लड़की क्षेत्र को जीतने और अपने कौशल को गर्म करने के लिए उसके साथ जाना चाहती है। उसे लगता है कि यह एक दिन में आसानी से जीत लिया जाएगा। बेशक एडेल चिंतित है, लेकिन वह अपने वरिष्ठ के रूप में उसे मना नहीं कर सकता। आइए इस गुप्त क्षेत्र के बारे में और अधिक जानें। इसका शीर्षक है मरे हुओं का क्षेत्र, इसलिए आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मरे हुओं का क्षेत्र कभी नेक्रोमेंसरों द्वारा शासित था, लेकिन अब युद्ध में नेक्रोमेंसरों के मारे जाने के बाद यह मरे हुए सैनिकों से भरी एक परित्यक्त साइट से ज्यादा कुछ नहीं है। रेने को क्षेत्र के बारे में व्यापक ज्ञान है और यह उसे चिंता में डालता है, क्योंकि यह एक मध्य ऊपरी स्तर का क्षेत्र होने के कारण खतरनाक है। अभी मरे हुए सैनिकों की संख्या चिंताजनक है। यही कारण है कि इस मिशन में रेने की मदद आवश्यक होगी। एकमात्र समस्या एक साथ जाने से उसके लिए उसके साथ भागना मुश्किल हो जाएगा, और अगर खबर मुखिया के कानों तक पहुंचती है तो वह उसे खतरे में डालने के लिए मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए वह अनुरोध करता है कि वह न आए। उसकी अनुमति के बिना जाने के लिए मुखिया की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालता है, लेकिन यह डेमोनिक लड़की पहले से ही तैयार है। वह हवेली से एक गुप्त निकास जानती है। वह उसे गुप्त छेद पर ले जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। एडेल को एहसास होता है कि वह इतनी आसानी से ऐसा करने के लिए चुपके से बाहर निकलने की आदी होनी चाहिए। रेने उसे जवाब नहीं देती और वे जल्दी से निकास का उपयोग करके चले जाते हैं। एक धूमिल पर्वत श्रृंखला में पहुंचकर जोड़ी आगे बढ़ती है। एडेल पूछता है कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे उसे झुंझलाहट भरी प्रतिक्रिया मिलती है। उसे एहसास होता है कि उसने गलती की और उसे बताता है कि वे वैसे भी आगे बढ़ेंगे। रेने बताती है कि उन्हें पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा और बस इतना ही। उसके लिए यह कहना आसान है, लेकिन हमारे लड़के के लिए वह अंदर से पीड़ित है। आखिरकार वे वांछित स्थान पर हैं। जगह नष्ट और परित्यक्त है। रेने यहाँ अपनी भाषा में गाली दे रही है, जबकि लेखक का मानना है कि उसे उससे अपना परिवार का नाम छिपाना होगा।
चाहे कुछ भी हो। अब चूंकि वह अंदर का रास्ता जानता है, जोड़ी अपना रास्ता खोदती है। क्षेत्र एक बड़ी चट्टान की मूर्ति के नीचे स्थित है, जिसके नीचे सैनिकों ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैनात किया था। जगह के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर एडेल उसके लिए नेतृत्व करने की पेशकश करता है, लेकिन रेने आत्मविश्वासी है और आगे जाना चाहती है। क्षेत्र के अंदर एडेल प्रभावित होता है कि यह कितना उज्जवल है। रेने अंततः उसे उस सटीक स्थान पर ले जाती है जिसे वे ढूंढ रहे थे। अकेले इसकी ऊर्जा से लेखक न्याय करता है कि यह भालू के प्रशिक्षण मैदानों की तुलना में एक और भी अधिक शक्तिशाली क्षेत्र है। उसे संदेह है कि यहाँ कम से कम 100 कब्रें दफन हैं। रेने और हमारा लड़का आगे बढ़ रहे हैं, तभी अचानक एक बोनहेड और उसके साथी जमीन से बाहर निकलते हैं। ये गंजी हड्डियों की थैलियां दोनों को हर तरफ से घेर लेती हैं। अपनी क्षमताओं को प्रसारित करते हुए रेने अपनी उन्नति जारी करती है और कंकाल के सैनिकों को कागज की तरह टुकड़े टुकड़े कर देती है। अभी एडेल को वास्तव में खुशी है कि वह उसे साथ लाया। वह समझता है कि कम से कम एक नेक्रोमैंसर सैनिकों का उपयोग कर रहा होगा, इसलिए उन्हें उसे निशाना बनाना होगा। वह एक हमले को रोकता है और रेने को बताता है कि वह उसके ठीक पीछे होगा। पराजित सैनिक फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं, जिससे वह चौंक जाती है। अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाला नेक्रोमैंसर उन्हें घूरता है। क्षेत्र में कदम रखने की उनकी हिम्मत से प्रभावित होता है। उसने अपने सैनिकों को दोनों घुसपैठियों को खत्म करने का आदेश दिया। यह जोड़ी के लिए बुरा है, क्योंकि मरे हुए सैनिक लगातार पुनर्जीवित होते रहते हैं। एडेल उसे आगे बढ़ने और नेक्रोमैंसर को निशाना बनाने का निर्देश देता है। जहां तक उसकी बात है, वह मदद करने में व्यस्त है ताकि वह अपने लक्ष्य को अंजाम दे सके। अधिक सैनिकों को हराकर लेखक उसे बताता है कि उसने यह पक्ष कवर कर लिया है, इसीलिए वह अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। अपनी शक्तियों को प्रसारित करते हुए डेमन मुखिया की बेटी नेक्रोमैंसर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जादूगर उन्हें रोकने के लिए और सैनिकों को बुलाता है, लेकिन एडेल सोचता है कि उन्हें उसे जल्दी से खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर वे कास्टर के गोले को तोड़ सकते हैं तो यह युद्ध उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वह तब पोजीशन ट्रांसफर की नई क्षमता का उपयोग कर सकता है। उनकी परेशानी तब 10 लाख तक पहुंच जाती है जब अचानक कहीं से किंग कॉन्ग आकार का एक कंकाल बुलाया जाता है। एडेल रेने के लिए चिंतित है, लेकिन किसी कमजोर माना चरित्र की तरह पीटे जाने के बजाय यह लड़की वास्तव में एक पूर्ण झूले में जीव को हरा देती है। वह एडेल की सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके साथ वह नेक्रोमैंसर की दूरी को पूरा करने के लिए पोजीशन ट्रांसफर सक्रिय करता है। उसकी नवीनतम क्षमता उसे वस्तुओं को एक दूसरे के साथ बदलने की अनुमति देती है, न कि स्वयं को। इसलिए वह एक्सचेंज कास्ट करता है, जो नेक्रोमैंसर की पकड़ से गोले को छीन लेता है और इसे सीधे एडेल के हाथ में रख देता है। बस इतना ही चाहिए था, क्योंकि बोनहेड जादूगर बिना कुछ किए ही समाप्त हो जाता है। गोले को कुचलने और खत्म करने के साथ नेक्रोमैंसर स्वचालित रूप से अपने साथ बुलाए गए प्राणियों के साथ पराजित हो जाता है। उनके संयुक्त प्रयासों की बदौलत वे खतरे को खत्म करने में सफल रहे। दिलचस्प बात यह है कि नेक्रोमैंसर के अंतिम शब्द मानव के लिए कृतज्ञता के हैं। एडेल को एक कड़ा एहसास होता है, वह वही है जिसने इस जगह की त्रासदी को अपनी कहानी में लिखा था, और इस वजह से वह वास्तव में अपने पात्रों के लिए दुखी होता है और आशा करता है कि अब वे अंततः शांति से आराम कर सकें। रेने पूछती है कि क्या बॉस की लड़ाई से परे उनके लिए कुछ और करना है? बेशक, पुरस्कार संग्रह है। अंत में वह उस वस्तु को प्राप्त करने में सक्षम होगा जिसकी उसे सख्त जरूरत है। वस्तु को डार्कनेस का नुकीला कहा जाता है, जो डेमन दायरे के एक विशेष स्टील से बना एक खंजर है। इसके साथ यह अंधकार को माना में परिवर्तित कर सकता है और अंधेरे में किसी की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। दूसरी वस्तु एक अंगूठी है जिसे अनंत पूर्णिमा कहा जाता है, जो उपयोगकर्ता को चांदनी के साथ जल्दी से माना को अवशोषित करने की अनुमति देता है। एडेल खंजर से काफी प्रभावित होता है और महसूस करता है कि वह इस हथियार के साथ अपनी अंधकार विशेषता को अधिकतम कर सकता है। जहां तक अंगूठी की बात है, उसे इसका कोई उपयोग नहीं दिखता, इसलिए वह रेने की ओर मुड़ता है और उसे यह पेशकश करता है। वह पुरस्कार से सहमत है और इसे स्वीकार करती है। एक सज्जन व्यक्ति की तरह अभिनय करते हुए एडेल इसे उसकी उंगली पर पहनाता है, जिससे वह इस अनुभव से स्पष्ट रूप से शर्मा जाती है। वह जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है, भ्रम में प्यारे ढंग से अभिनय करती है। हमारा घना नायक समझ नहीं पाता कि वह इस तरह क्यों व्यवहार कर रही है। रेने अभी भी भड़की हुई महसूस कर रही है, अंगूठी के प्रभावों को अपने शरीर में महसूस करती है। उसे यह वास्तव में पसंद है। इसके बाद एडेल इस जगह का सारा सोना रखने का फैसला करता है, लेकिन भाई के सपने तब टूट जाते हैं जब रेने अपने हत्यारे मशीन मोड में चली जाती है और उसे स्वार्थी न होने की चेतावनी देती है। डोमिनो के खत्म होने के साथ जोड़ी रात के खाने से ठीक पहले हवेली लौट आती है। इसके बाद वे एक साथ प्रशिक्षण जारी रखते हैं और एक और महीना बीत जाता है। आखिरकार लेखक डेमन दायरे में बड़ी प्रगति कर रहा था। उसने लगभग 1300 माना प्राप्त कर लिया था, जो दायरे के मध्य स्तर के डेमन के बराबर है। अंत में डेमन मुखिया ने कुछ दिनों बाद उन्हें बुलाया,
उन्हें आखिरकार सिटान में प्रवेश करने की अनुमति दी। उन दोनों के लिए समय आ गया है। वे प्रवेश परीक्षा के लिए राजधानी जा रहे हैं। उनकी तैयारियों के साथ मुखिया उन्हें बस जाने का आदेश देता है। वह उचित विदाई की भी परवाह नहीं करता। रेने की अभिव्यक्ति को देखकर एडेल को एहसास होता है कि वह उदास है। वह बस अपने पिता के सामने झुकती है और चली जाती है। इसके बाद हमारा लड़का उसके साथ जाने के लिए ऐसा ही करता है, लेकिन उसके जाने से पहले क्री रुकता है और उसे याद दिलाता है कि उसकी मानव से उच्च उम्मीदें हैं। और यह दृश्य एक तरह से उदास है। मुखिया एक मानव को कुछ आशा की कामना कर रहा है, लेकिन अपनी बेटी को नहीं, जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अगले दृश्य में उनकी गाड़ी तैयार की जाती है क्योंकि क्री ऊपर से उन्हें घूरता है। लेखक देखता है कि डेमन को भी अपने बच्चों के लिए विचारशील भावनाएं रखनी चाहिए, क्योंकि वह बता सकता है कि क्री वास्तव में अपनी बेटी की परवाह करता है। अभी लेखक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो सकता है, लेकिन वह सिटान के डेमोनिक स्कूल में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार है। उनकी यात्रा एक उबड़ खाबड़ सवारी के साथ शुरू होती है। जब से वे हवेली से निकले हैं, रेने डरावनी तरह से शांत है। वो सोचता है कि क्या यह उसकी गलती है। आखिरकार वह उसे एक मजबूत नजर से देखने के लिए मुड़ती है, जो दर्शाता है कि वह उससे कहीं अधिक सुंदर है जितना उसने शुरू में सोचा था। भाई को एक डेमन लड़की द्वारा आकर्षित किया जा रहा है। वह मैं होना चाहिए था। एक औसत इंसान की तरह एक गॉथ लड़की के साथ बातचीत करते हुए यह आदमी मौसम के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि उसे भी लगता है कि वह काफी घना है और वह वास्तव में विशेष रूप से मजबूत नहीं है। इस बिंदु पर वह पुजारी के रूप में उसके बारे में अपनी धारणाओं पर संदेह कर रही है। इस बीच एडेल सोच रहा है कि इस सब घूरने का क्या मतलब है। रेने खुद को बेवकूफ कहती है कि उसने उसकी शक्तियों पर संदेह किया जब उसने अभिमान के भगवान के साथ उसकी बातचीत देखी। जिस तरह से वे एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं वह मजाकिया है, क्योंकि एडेल सोचता है कि वह मुसीबत में है जबकि वह हमारे लड़के के लिए भावनाएं विकसित कर रही है। अब चलो उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे लड़के ने पहले उसे अंगूठी देकर की थी। इसे वास्तव में उनके आयाम में अनंत व्रत कहा जाता है और यह मूल रूप से किसी से शादी करने का उनका तरीका है। भले ही एडेल ने बिना एक शब्द कहे ऐसा किया, वह इस बारे में उत्सुक है कि ऐसा करते समय उसने किस तरह का व्रत किया। एक बार भावशून्य डेमन वास्तव में उसकी भावनाओं को जानने में रुचि रखता है। वैसे भी एडेल उसे याद दिलाता है कि वे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके खोखले शब्द उसे और भी नाराज कर देते हैं, क्योंकि लड़की अपने दिमाग में एक रोमांस की कल्पना कर रही थी। उसे कुछ बताए बिना वह बस सोने चली जाती है। एडेल को रहस्य में छोड़ देती है। 1 घंटे बाद वे अपना सामान पैक करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं। डेमन दायरे की राजधानी बहुत बड़ी है और यह मानव दायरे की राजधानी से काफी मिलती जुलती है। भले ही यहाँ के डेमन के सींग और कुछ शारीरिक अंतर हैं, उन्हें मनुष्यों से अलग करना बहुत मुश्किल नहीं है। उच्च डेमन अपने शरीर पर निशान होने के लिए जाने जाते हैं, जैसे एक गोरा जिसकी गर्दन पर यह है। रेने उसे तेजी से चलने के लिए कहती है और वह उसका अनुसरण करता है। पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। चूंकि प्रवेश परीक्षा 2 दिनों में है, उन्हें उससे पहले पंजीकरण कराना होगा। चूंकि 2 दिन है, एडेल उस समय राजधानी के दौरे का सुझाव देता है, लेकिन वह अरुचि दिखाती है और यात्रा नहीं करना चाहती। एडेल को अभी भी लगता है कि उसने गलती की है, लेकिन एक बार फिर वह परीक्षा के लिए पंजीकरण करने के लिए उसे चुप करा देती है। उसके लिए लिखी गई पिछली कहानी को याद करते हुए लेखक को एहसास होता है कि रेने अपनी मां की मृत्यु के कारण कभी अपने घर से नहीं निकली थी, इसलिए उसे यहाँ स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए। लेकिन किसी कारण से वह अपने आसपास के बारे में उदासीन दिख रही है। वैसे भी वे आखिरकार सिटान में हैं, एक अविश्वसनीय विश्वविद्यालय जो एक सामान्य विश्वविद्यालय से 3 गुना बड़ा है। यहाँ का रिसेप्शनिस्ट एक बूढ़ा आदमी है जो पंजीकरण प्रक्रिया का ध्यान रखता है। एडेल अपनी महिला की ओर से बात करने के लिए आगे आता है, जिससे वह आदमी चौंक जाता है, क्योंकि वह इशारा करता है कि एडेल शुरू से ही डेमन की तरह नहीं दिखता। इससे भी बदतर, अंडे के सिर वाला उसे सिटान की परीक्षा के लिए आवेदन करने की कोशिश करने वाला आधा डेमन कहकर बुलाता है। इस बिंदु पर हमारा लड़का जानता है कि उसका यहाँ भविष्य वास्तव में दर्दनाक होने वाला है। गुस्से में अंडे के सिर वाला अपना विस्तार जारी रखता है जब तक कि वह डेमोनिक राजकुमारी के सींगों को नहीं पहचान लेता। रेने बताती है कि वह बियर घर से है और उसका अंगरक्षक उसके साथ प्रवेश करेगा। हम्प्टी डम्प्टी उसके शब्दों का पालन करता है। भले ही वह अंगरक्षक को एक दयनीय आधा डेमन कहता है जो सबसे अच्छे डेमन अकादमी में नामांकन करने की कोशिश कर रहा है। रेने उसके अहंकारी शब्दों को सुनकर थक जाती है और बियर परिवार का अपमान करने के लिए अपनी शक्ति का संकेत देती है। भाई बिना किसी कारण के मुसीबत में पड़ना चाहता है, बस अपना काम करो गंजे सिर वाले। वैसे भी एडेल अपना नाम और हाउस पिक्सी के साथ घर का संबंध बताता है और इसके साथ पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है, ये समझाने के लिए लेखक आंतरिक रूप से कहता है कि आधे डेमन वास्तव में युद्ध में मनुष्यों के साथ शामिल हो गए थे। यही मुख्य कारण है कि शुद्ध नस्ल के डेमन उनसे नाराज हैं। वैसे भी पंजीकरण समाप्त होने के साथ उन्हें रात के लिए अपने सराय में जाना होगा। एक अच्छा दिखने वाला सराय ढूंढकर
एडेल सोचता है कि यह काम करना चाहिए, लेकिन इस अमीर और बिगड़ैल बच्ची को यहाँ के सराय के बारे में अपनी शिकायतें हैं। एडेल उसे याद दिलाता है कि उनके पास उसके पिता का पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, इसलिए उनके विकल्प सीमित हैं। क्री ने उन्हें केवल 10 सोने के सिक्के दिए थे, जो उनके लिए 1 महीने तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त होंगे। आखिरकार युद्ध हारने के बाद बियर घर को भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए वे अधिक खर्च नहीं कर सकते। जोड़ी एक कमरा बुक करने के लिए अंदर जाती है। एडेल उसके लिए सारी बातें करता है। मजेदार बात यह है कि जब रेने को रिसेप्शनिस्ट ये पूछते हुए सुनता है कि क्या वे एक कमरा साझा करना चाहते हैं, तो वह शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब पक्षियों और मधुमक्खियों से है, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। दोस्तों, वह आदमी अलग कमरे रखने पर जोर देता है। चूंकि उनके पास 2 अलग अलग कमरे होंगे, इसकी कुल लागत 2 सोने के सिक्के होंगी। लेखक के अनुसार यह अब तक का सबसे बुरा सौदा नहीं है। रेने ऊपर जाती है, जबकि एडेल कहता है कि वह सामान खोल देगा, जबकि वह आराम कर सकती है, क्योंकि वह हमेशा एक विशाल हवेली में रही है। लेखक को संदेह है कि इस तरह की जर्जर जगह पर रहने का यह उसका पहला अनुभव है, लेकिन उसके लिए जितनी जल्दी हो सके इसकी आदत डालना आवश्यक है। जहां तक उसकी बात है, उसे आगामी परीक्षा के लिए जितना हो सके उतना आराम चाहिए। आखिरकार 2 दिन बीत गए और परीक्षा का दिन आ गया। आवेदकों को सख्त निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। उनके आसपास इतने सारे आवेदक हैं, जिससे लेखक सोचता है कि क्या कम से कम 100 उम्मीदवार हैं। तथ्य यह है कि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग मनुष्यों को मारने के लिए साइन अप कर रहे हैं। यह हमारे लड़के के लिए एक चेतावनी संकेत है, क्योंकि जिस क्षण उसकी पहचान लीक होती है, वे सभी उस पर हमला कर देंगे। परीक्षा के पर्यवेक्षक छात्रों को अपना पहचान पत्र लाने और ट्रेन में चढ़ने का आदेश देते हैं। यह डेमन दायरे में उसकी आखिरी उम्मीद थी। डेमन के लिए उन्होंने वास्तव में अपने दायरे में घुसपैठियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए आयामी द्वार स्थापित किए हैं। सिटान में रास्ते पार करने का एकमात्र तरीका ट्रेनें हैं, और इस बिंदु पर लेखक सोचता है कि ट्रेन प्रणाली को इतनी आसानी से स्थापित करने के लिए सिटान वास्तव में कितना बड़ा है। वे दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं और कुछ ही पलों में अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। अंत में वे ग्रैंड डेमन अकादमी के सामने हैं। आवेदकों को अपने गाइड का अनुसरण करने और अपनी परीक्षा के लिए सभागार में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। वे अंदर चलते हैं। एडेल शानदार आभूषणों से अवाक रह जाता है। हर नजर उस पर भारी पड़ती है। वह यह भी देखता है कि केवल युवा डेमन परीक्षा देने के लिए आए हैं, जिससे यह संभावना है कि 7 घातक पापों के अन्य उत्तराधिकारी भी आए थे। पूरी तरह से काले ट्रेंच कोट पहने हुए लेखक महसूस करता है कि ये लोग प्रशिक्षक होने चाहिए। अब वह तुरंत एक सकारात्मक छाप छोड़ना चाहता है, ताकि इस नर्क में अपने अच्छे समय की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। रेने बताती है कि उनकी परीक्षा शुरू होने वाली है। दरवाजे तुरंत बंद हो जाते हैं और एक बार उज्जवल रोशनी वाली जगह परेशान करने वाली अंधेरे में बदल जाती है। लेखक को संदेह है कि इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए जादू का उपयोग किया गया था, और वह परीक्षा की सामग्री के बारे में उत्सुक है। पहला आदेश एक प्रशिक्षक की ओर से है, जो आवेदकों को शांत रहने की मांग करता है। एक अलग रूप और छोटे कद की, वह उन सभी को सिटान में स्वागत करती है और तुरंत बेकार उम्मीदवारों को गाली देना शुरू कर देती है। वह खुलकर स्वीकार करती है कि वह इस साल उन्हें मरते हुए देखने के लिए उत्सुक है। वाह, क्या स्वागत है! एडेल उसकी आवाज के भारीपन से कांप रहा है। एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान बनाते हुए लड़की अपने काम को पूरा करने के लिए गंभीर हो जाती है। वह बिना किसी चेतावनी के परीक्षा प्रक्रिया शुरू कर देती है। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव हर छात्र को अभिभूत करने के लिए काफी है। एक के बाद एक कमजोर उम्मीदवार जल्दी से बाहर हो जाते हैं। प्रशिक्षक परीक्षा के संचालन के मुख्य अध्यापक के क्रूर तरीके से आश्चर्यचकित नहीं है। हाँ, वह पागल मनोचिकित्सक लड़की वास्तव में अकादमी की मुख्य अध्यापक है। साथ ही यह परीक्षा मानसिक दृढ़ता की है। मुख्य अध्यापक लूसियन ने इस परीक्षा का चयन किया क्योंकि वह यह देखना चाहती है कि क्या उम्मीदवारों के पास स्थिति आने पर मनुष्यों द्वारा पूछताछ का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। उम्मीदवारों द्वारा 5 दर्दनाक मिनट सहे गए, और रेने और एडेल और 6 अन्य को छोड़कर लगभग कोई भी नहीं बचा। प्रशिक्षक को शुरू में परीक्षा देने के लिए आए 100 उम्मीदवारों से उच्च उम्मीदें थीं। फिर भी यह पिछले साल से अधिक प्रभावशाली है, जो पहले से ही एक अच्छा सुधार है। उम्मीदवारों के इस बैच में विशेष रूप से 7 घातक पापों के उत्तराधिकारी शामिल हैं। प्रशिक्षकों को उनके आगमन का भरोसा है, हालांकि वे एक अज्ञात लड़के को अपनी जमीन पकड़े हुए देखकर चौंक जाते हैं। ये बच्चा डेमोनिक परिवारों के उत्तराधिकारियों से अलग है, और तथ्य ये है कि उसने 10 मिनट तक अपनी समझदारी बनाए रखी, उसकी योग्यता का प्रमाण है। हालांकि इस बिंदु से परे प्रशिक्षकों का मानना है कि बच्चा गिर जाएगा। हालांकि एडेल अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा है। पुरुष प्रशिक्षक उसके शरीर से एक स्पंदित अंधेरी ऊर्जा का अनुभव करता है। वे सभी चौंक गए हैं, जिसमें मुख्य अध्यापक लूसियन भी शामिल हैं। भाई, इस अचानक परिवर्तन के साथ यहाँ एक डेमन भगवान की तरह दिख
दिख रहा है। स्थिति के खतरे को भांपते हुए पुरुष प्रशिक्षक तुरंत कार्य करने और उम्मीदवार को मारने की आवश्यकता महसूस करता है। पहली नजर में यह सभी के लिए स्पष्ट था कि लड़का विशेष नहीं दिखता था, लेकिन जिस क्षण उसने उसके आसपास के वातावरण को चकनाचूर कर दिया, उन्होंने उसकी नारकीय हत्या की इच्छा को पहचान लिया। यह एक निर्दयी इरादा था, मानो वह अब तक के सबसे बुरे हथियारों में से एक हो। यही कारण है कि प्रशिक्षक तुरंत कार्य करना चाहता था, लेकिन कार्य करने की अपनी तैयारी के बावजूद लूसियन देखता है कि प्रशिक्षक झिझक रहा है। वह एक गंभीर खतरे का सामना करने से डरता है। भले ही बच्चा एक आवेदक के अलावा कुछ नहीं है, उसका सहयोगी मुस्कुराता है जबकि बाकी उम्मीदवार थक चुके हैं। इस समय हमारा लड़का समझता है कि अगर उसे इस परीक्षा को सहन करने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वह अपनी मानसिक स्थिति को चूर चूर कर देगा और अभिमान के भगवान ने उसे जैसा चेतावनी दी थी वैसा ही पागल हो जाएगा। तब उसके दिमाग में एक योजना उत्पन्न होती है। क्या होगा यदि वह परीक्षा आयोजित करने वाली लड़की की ऑरा के खिलाफ जाने के लिए अपनी हत्या की इच्छा का उपयोग करे? तो वह ठीक वैसा ही करता है, ये जानते हुए कि वह बस इंतजार नहीं कर सकता। उसका शरीर लाल डेमोनिक ऊर्जा की लपटों का उत्सर्जन करता है जो मुख्य अध्यापक की ऑरा का मुकाबला करता है। लूसियन इतना प्रभावित होती है कि वह उसे प्रस्तुत करने के लिए अपनी ऑरा की तीव्रता बढ़ाना चाहती है, लेकिन लेखक पागल होने के कगार पर है और वास्तव में अपनी जमीन पकड़े हुए हैं। लूसियन की बढ़ी हुई तीव्रता के बाद भी यह उसका ध्यान आकर्षित करता है और अंत में वह परीक्षा में जीवित रहने में सफल होता है। भले ही उसे अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, उसका ध्यान रेने की ओर जाता है जो बिना ज्यादा परेशानी के अपनी जमीन पकड़े हुए है। यही बात 7 घातक पापों के शेष उत्तराधिकारियों पर भी लागू होती है। ईर्ष्या का उत्तराधिकारी बाल्टन और वासना का उत्तराधिकारी फ्रॉन, भोजनालय का सैमुअल, आलस्य का आरोन और लालच का गुईर, वे सभी अपनी जमीन पकड़े हुए हैं। लेखक टिप्पणी करता है कि उसने कुछ पात्रों को जुनून के साथ लिखा था, लेकिन अंत में इन सार्थक पात्रों को कहानी के नायकों द्वारा मार दिया जाता है। वह 6 सदस्यों पर ध्यान देता है और अंत में अपनी आंखें क्रोध के उत्तराधिकारी की ओर मोड़ता है। बर्फ सफेद लंबे सुंदर बालों वाली, उसके सिर पर कांटों का मुकुट और लाल रंग की निर्दयी आंखें हैं। यह इस समय था कि वह उस कहानी के सबसे बुरे विलेन को घूर रहा था जो उसने लिखी थी। वह भविष्य के डेमन लॉर्ड डायना का सामना कर रहा था। परीक्षा का पहला भाग समाप्त होता है, लेकिन एडेल अपने विचारों को इकट्ठा करने में व्यस्त है। अब डेमन राजा आमतौर पर क्रोध के परिवार से आता है, इसलिए डायना को मूल रूप से यहां होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर भी डेमन लॉर्ड के उत्तराधिकारी होने के बावजूद वह एक उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने आई है, इसलिए वह सोचता है कि क्या कहानी में कुछ गड़बड़ हुई है। वैसे भी जो उम्मीदवार परीक्षा पास करने में असमर्थ रहे वे बेवकूफ हैं। उनमें से अधिकांश बिगड़ैल बच्चे हैं जो क्रूर परीक्षा की प्रकृति के बारे में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षकों को उनके पिता के ट्रस्ट फंड बच्चे होने की परवाह नहीं है। वे इन अमीर मूर्खों को वह बात बहुत स्पष्ट करते हैं। पुरुष प्रशिक्षक इस बात पर जोर देता है कि जो आवेदक 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सके उन्हें अकादमी में कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए विफल उम्मीदवारों के लिए द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ये पहली परीक्षा अकेले यह दिखाने के लिए काफी है कि डेमोनिक अकादमी अपने उम्मीदवारों के साथ कितनी निर्दयी है। सौभाग्य से एडेल पास हो गया और वह यह भी देखता है कि लूसियन वास्तव में एक सामान्य पर्यवेक्षक के बजाय मुख्य अध्यापक है। वह अकेली अपने प्यारे दिखने वाले चरित्र डिजाइन के बावजूद डेमोनिक दायरे की सबसे मजबूत व्यक्ति है। हालांकि वह पहली परीक्षा में बचने के लिए भाग्यशाली था, उसे शेष के लिए अपनी जमीन पकड़नी होगी। आखिरकार अधिकांश लोग दूसरी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। जब यह हो रहा है, लेखक देखता है कि रेने बहुत सारी नजरें इकट्ठा कर रही है। अपनी युद्ध क्षमता के साथ सुपर मजबूत होने के लिए उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं। ये समझ में आता है कि 7 घातक पापों के उत्तराधिकारी प्रसिद्ध हस्तियां हैं। वे लूसियन की ऑरा को भी सहन करने में सक्षम थे। बेचारा एडेल थोड़ा निराश है कि उसे बाकी सभी की तरह कोई नोटिस नहीं मिल रहा है, खासकर जब उसने अपनी जमीन पकड़ी थी। रेने अपने तथाकथित अंगरक्षक की पास होने के लिए प्रशंसा करती है। हालांकि वह पास हो गया, लेखक संतुष्ट है कि उसने प्रशिक्षकों को दिखा दिया कि वह एक सामान्य उम्मीदवार नहीं है। इस धारणा के साथ वे निश्चित रूप से उसे याद रखेंगे, या तो वह सोचता है। पुरुष मुख्याध्यापक उनका ध्यान मांगता है और उचित रूप से अपना परिचय एरीज के रूप में देता है, जो उनकी शिक्षा के प्रभारी प्रशिक्षक हैं। यह आदमी इतना डराने वाला दिखता है कि एडेल सोचता है कि उसने अपनी जेब में हमेशा एक गुप्त चाकू रखा होगा। एरीज पास होने वाले उम्मीदवारों को बधाई देता है और परीक्षा के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताता है कि अगर उनसे मनुष्यों द्वारा पूछताछ की जाती तो उनकी मानसिक दृढ़ता का परीक्षण किया जाता। जीवित रहने वाले 8 आवेदकों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे और अगर वे दूसरी परीक्षा में सफल होते हैं तो उन सभी को शस्त्रागार तक पहुंच मिल जाएगी। यह हमारे लड़के के लिए क्रिसमस है जो इतना खुश है कि ऐसा पुरस्कार पाने का मौका मिला। खैर, अन्य उम्मीदवार भी इससे भी अधिक विफल होने के लिए समान रूप से नाराज हैं। एरिस दूसरी परीक्षा की प्रकृति को समझाकर शुरू करता है। पहले वे मनुष्यों का सामना करने के लिए प्रत्येक के पास मौजूद प्रतिभाओं के प्रकार के संबंध में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। उन्हें इस विशेष परीक्षा के आधार पर एक
कक्षा सौंपी जाएगी, इसलिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सावधान रहना चाहिए। एडेल समझता है कि आवेदकों से यहाँ क्या पूछा जा रहा है, हालांकि वह सोचता है कि इस परीक्षा में उनका सामना किस तरह के मनुष्यों से होगा। एरिजस उन्हें उस प्रतिद्वंद्वी को दिखाता है जिसका सामना वे इस विशेष परीक्षा के लिए करेंगे, और अपनी उंगलियों के चटकने के साथ वह प्रकाश के सार से पैदा हुए एक प्राणी को बुलाता है। कवच का एक अलग सेट और एक पहचानने योग्य तलवार पहने हुए एडेल को तुरंत एहसास होता है कि वे 6 महान मानव परिवारों के सबसे मजबूत नायक के हाथों नष्ट होने वाले हैं। ये मूल रूप से खेल के अंतिम बॉस से लड़ने की परिभाषा है जब आप लेवल 2 पर हो। इस अत्यधिक शक्तिशाली आदमी का यहाँ होना कोई मतलब नहीं रखता। रेने उसकी प्रतिक्रिया देखती है और सोचती है कि क्या वह उस आदमी के बारे में जानता है। बेशक बेचारा एडेल यह भी प्रकट नहीं कर सकता कि वे नेनी सेल का सामना करने जा रहे हैं, जो निर्णयी घर का मुखिया है और मुख्य कहानी के नायक से निकटता से संबंधित एक व्यक्ति है। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए लेखक आंतरिक रूप से कहता है कि जॉन विक का यहाँ अत्यधिक शक्तिशाली चचेरा भाई वास्तव में नायक का पिता है, तलवार संत, जो अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ अकेले अजेय हैं। कुछ उम्मीदवार इतने होशियार हैं कि पहचान लें कि वह कौन है, और उन्होंने इस परीक्षा को पास करने की आशा पहले ही छोड़ दी है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यह आदमी एक व्यक्ति की सेना है जो अपने दम पर कई डेमन घरों को नीचे लाने के लिए जिम्मेदार है। बेशक एरिजस भी समझता है कि तलवार संत के खिलाफ पूर्ण युद्ध में बच्चों का कत्लेआम हो जाएगा। यही कारण है कि नियल लड़ाई में अपनी 10% से अधिक ताकत का उपयोग नहीं करेगा। शुरू में रेने सोचती है कि यह परीक्षा उन संभावनाओं के साथ बहुत आसान होने वाली है, लेकिन लेखक सावधानी से उसे याद दिलाता है कि वे एक मानव के शरीर के अंदर एक शाब्दिक सर्वनाश स्तर के खतरे का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने 10% उत्पादन पर भी तलवार संत आसानी से शहरों को मिटा सकता है। यह एडेल को उत्सुक बनाता है कि ये आवेदक परीक्षा को कैसे पार करेंगे। वह सोचता है कि किसी प्रकार का मानदंड होना चाहिए, और हालांकि सूचना स्क्रॉल यहाँ वास्तव में उपयोगी हो सकता है, उसके पास इस पर खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है। एरिजस घोषणा करता है कि वे आवेदकों को 4 के समूहों में विभाजित करने जा रहे हैं, ताकि उनका सामना करना और भी निष्पक्ष हो सके, खासकर उन आवेदकों के लिए जिन्होंने असाधारण रूप से अच्छा स्कोर किया था। शीर्ष 8 को सभी को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा और शेष उम्मीदवारों को बेतरतीब ढंग से सौंपा जाएगा। भाई उस सूची में शामिल होने से बहुत खुश है, जबकि रेने इस बात से थोड़ा नाराज है कि उसके साथी उस पर मुफ्तखोरी कर रहे हैं। जहां तक एडेल की टीम की बात है, हाँ, ये लोग पहले से ही उसी टीम में मौजूद रहने के लिए उसे नर्क दे रहे हैं। रेने उसे एक प्यारा सा थपथपाती है जो उसे सुरक्षित लौटने का संकेत देता है। एडेल खुशी खुशी उसे भी शुभकामनाएं देता है और इस तरह 33 समूह बनाए गए। एडेल अंतिम समूह का नेता था और उसके टीम के सदस्यों में किना क्रिस और सांचेज शामिल थे। वह एक भी नाम नहीं पहचानता है, जिसका अर्थ है कि वे मूल रूप से कथानक को आगे बढ़ाने में किसी विशेषता के बिना एनपीसी पात्र हैं। किन्ना और क्रिस वास्तव में अच्छे हैं और उसका अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, लेकिन सांचेज मुद्दों वाला एक अटका हुआ इमो लड़का दिखता है। वह तुरंत हमारे लड़के पर अपने शब्दों से हमला करता है, आधा डेमन होने के लिए उसे शर्मिंदा करता है। लेखक के लिए स्थिति इतनी खराब है कि एनपीसी कूड़ा पात्र भी उसकी आलोचना कर रहे हैं। वैसे भी वह इसे अनदेखा करता है और समूह को अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहले वह अपनी टीम के लिए कुछ भूमिकाओं को स्पष्ट करना चाहता है, इसलिए वह क्रिस के साथ शुरू करता है ताकि उनकी क्षमताओं और कौशल सेटों के बारे में बेहतर जान सके। क्रिस अच्छी तरह से सहयोग करता है, कवच और तलवार में एक त्रिकोणीय प्रिज्म को रूपांतरित करने की अपनी माना रूपांतरण क्षमता का प्रदर्शन करता है। हालांकि उसकी क्षमताओं में उच्च हत्या की इच्छा का अभाव है, वे बहुमुखी हैं और कई तरीकों से उपयोग किए जा सकते हैं। यह एडेल के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, जो इस तरह के साथी को चाहता था। किना अगली है और बताती है कि वह क्षति करने वाली के बजाय एक सहायक खिलाड़ी है। अपनी शक्तियों के साथ वह डेमन भगवान को प्रार्थना की पेशकश करके अपने सहयोगियों की गति को बढ़ा सकती है। एडेल पर अपना बफ कास्ट करने के बाद वह वास्तव में थकी हुई महसूस करती है, लेकिन हमारा लड़का उसकी क्षमता का मजाक बनाकर मजाक उड़ाता है। वैसे भी वास्तव में उसके लिए बुरा है। लड़की का बफ व्यावहारिक रूप से कमजोर है, इसलिए उसे पता नहीं है कि वह पास कैसे हुई। आखिरी है सांचेज, जो अपनी चट्टान प्रकार की वृद्धि क्षमता का प्रदर्शन करता है। भाई यहाँ सुपर सयाजिन ब्राउन में बदल रहा है। ये टैंक प्रकार के सेनानी के लिए बुरा नहीं है। आखिरकार सांचेज नेता से अपनी क्षमताओं को दिखाने की मांग करता है। उसकी दिशा में एक अंगूठी फेंकते हुए हमारा लड़का आराम से देवता की तरह गति के साथ उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे सांचेज चौंक जाता है, क्योंकि वह वास्तविक युद्ध में किसी भी क्षण उसे मार सकता था। किना और क्रिस अपने नेता की अनोखी टेलीपोर्टेशन क्षमता से वास्तव में प्रभावित हैं। अपने दिमाग में लेखक ने जानबूझकर अपनी बाकी शक्तियों को गुप्त रखने का फैसला, क्योंकि वह नहीं जानता कि भविष्य में उनका सामना किससे होगा। जहां तक उनकी टीम के गठन की बात है, वह चाहता है कि क्रिस और सांचेज रक्षा को प्राथमिकता दें। वह केंद्र लेगा और किनो
दोनों पीछे से सहायता करेगा। परीक्षा के लिए यह काफी अच्छा गठन लगता है। तो वे सभी एक स्वर में सहमत होते हैं और इसके साथ दूसरी परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि एरीज नामित टीमों को आगे आने के लिए कहता है। समूह एक पहली पंक्ति में है। लेखक उम्मीदवारों में दृढ़ संकल्प की धधकती आंखों को पाकर प्रभावित होता है, भले ही वे तलवार संत के खिलाफ जा रहे थे। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस क्षण परीक्षा शुरू होती है वह उसी छोटे से पल में समाप्त भी हो जाती है। समूह एक नष्ट हो जाता है और एडेल भी उस छोटी अवधि में तलवार संत को नहीं देख सका। एरिज समूह 2 को बुलाता है, जो भी नष्ट हो जाता है। समूह 3 का भी यही हाल होता है और समूह 4 को बुलाने पर उम्मीदवार हास्यास्पद परीक्षा की प्रकृति के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इसे शुरू से ही धांधली बताते हैं। एरीज 2 शिकायत करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा से बाहर कर देता है और शेष 2 सदस्यों से पूछता है कि क्या वे अभी भी भाग लेना चाहते हैं। एडेल एक गोरे बालों वाले बच्चे को देखता है जो विकलांग होने के बावजूद परीक्षा में आगे बढ़ रहा है, और यह इस समय है कि वह सोचता है कि दूसरी परीक्षा में सफल होने की पहेली का यह छिपा हुआ हिस्सा होना चाहिए। समूह 4 का परीक्षण 2 बच्चों के तलवार संत का सामना करने के साथ शुरू होता है। इस लड़ाई का परिणाम पहले से ही तय है, क्योंकि दोनों एक पल में पराजित हो जाते हैं। अब अगर उसने असली ऑरा का उपयोग किया होता तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। यहाँ तक कि हमारे लड़के की टीम भी अपनी क्षमताओं पर संदेह कर रही है। अब सांचेज सचमुच अपने जूतों में कांप रहा है। तलवार संत समूहों को नष्ट करना जारी रखता है जब तक कि समूह 10 आगे नहीं आता और तुरंत हार मान लेता है। आखिरकार समूह 20 को बुलाया जाता है और वहां से सभी टीमें 30 तक नष्ट हो जाती हैं। उनमें से कोई भी उचित प्रहार नहीं कर सका। यह एक अजेय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई थी। उसके आश्चर्य के लिए एक उम्मीदवार ने वास्तव में एक हमले को रोक दिया। दिलचस्प बात यह है कि एडेल ने देखा कि प्रत्येक समूह के लिए कौशल अंतर के कारण लड़ाई लंबी और लंबी होती जा रही है। अब वह परीक्षा के पास होने की स्थिति के बारे में और भी अधिक निश्चित है। उनकी टीम थोड़ी डरी हुई है, क्योंकि वे जल्द ही उसके खिलाफ जाने वाले हैं। बेशक हमारा लड़का उन्हें अपनी प्रतिभाशाली योजना के बारे में बताता है। उसने परीक्षा के मानदंड का पता लगा लिया है और उसका मानना है कि उन्हें जब तक संभव हो लड़ना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए। प्रशिक्षकों द्वारा आवेदकों के साथ व्यवहार करने के तरीके को देखने के बाद वह अपने सिद्धांत के बारे में और भी अधिक आश्वस्त है। सांचेज 2 आपत्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उनके समूह को सामने बुलाया जाता है। हमारा लड़का यह मानने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रखता है कि वे तलवार संत को आमने सामने की लड़ाई में हरा देंगे। उसके शब्द उसकी टीम को प्रोत्साहित करते हैं और वे अब तक देखे गए द्वंद्वों में सबसे लंबे समय तक टिकने के लिए तैयार हैं। गहराई से एडेल कहानी में सबसे शक्तिशाली विलेन की प्रतिभा का उपयोग करके अपने पक्ष में संभावनाओं में हेरफेर करने की योजना बना रहा है। लड़ाई क्रिस, सांचेज, एडेल और अंत में उनके समर्थन के एक दिलचस्प गठन के साथ शुरू होती है। चूंकि उसके पास अन्य पात्रों की तुलना में तलवार संत के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, वह सोचता है कि उन्हें इस कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए। वह टीम को सूचना प्राप्त करने के लिए कहता है, क्योंकि तलवार संत अपना पहला प्रहार करता है। हमारा लड़का उन्हें पहले से सूचित करने के लिए दहाड़ता है, लेकिन अपनी तलवार के एक ही झूले के साथ बैरियर ढाल टूट जाती है और सांचेज भी हमले को रोक नहीं सकता। लेखक किना को क्रिस को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देने के लिए कहता है, ताकि वे उसके उड़ जाने के बाद उसके गिरने के प्रभाव को रोक सकें। इसके बाद वह सांचेज को अपना काम करने के लिए कहता है, जो मूल रूप से हमले के पूरे भार को सहन करना है। एक टैंक के रूप में उसकी कठोरीकरण क्षमता के लिए धन्यवाद। वे पहले हमले को रोकने में सक्षम थे। एडेल ने दूसरे वार के बीच एक अंतर का तीव्र आकलन किया और महसूस किया कि यह उसके प्रतिद्वंद्वी का एक जाल रहा है। वह इसका शोषण नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि यह उन्हें अंदर खींचने के लिए एक चारा है। वैसे भी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह अपनी टीम को दूसरे आने वाले हमले के बारे में सूचित करता है। टीम स्थिति में आ जाती है, लेकिन क्रिस पहले अपनी सीमाओं का सामना करता है। अभी केवल एक हमला उनकी टीम को मिटाने में सक्षम था, इसलिए यदि वे सावधान नहीं रहे तो यह अगला काम खत्म कर देगा। तलवार संत ने अपना हमला किया, उसी उद्घाटन का प्रदर्शन किया। इस बार सांचेज भी इसके बल को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी टीम की रक्षा करते समय उसके शरीर को गंभीर कट लग रहे हैं। सांचेज सोचता है कि वे मरने वाले हैं, लेकिन एडेल जब तक संभव हो अपने प्रतिद्वंद्वी के अगले कदम पर सवाल उठाते हुए जितना संभव हो उतना समय निकालने के लिए दृढ़ है। आखिरकार तलवार संत अपनी तलवार नीचे करता है। दुर्भाग्य से परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। तलवार संत एक अंतिम हमला करने वाला है, लेकिन एडेल इसका सामना करना चाहता है। अपने चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण अभिव्यक्ति बनाते हुए लेखक घोषणा करता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के गले के खिलाफ एक तलवार घोंप देगा। एक ऐसी घोषणा जो उसकी टीम को चौंका देती है। तलवार संत अपना अंतिम हमला तैयार करता है और एडेल सांचेज को क्रिस के हस्तक्षेप के बिना वार का सामना करने के लिए कहता है। यह एक पागलपन भरा विचार है, लेकिन एडेल जानता है कि वह क्या कर रहा है।
तलवार संत व्यावहारिक रूप से सांचेज के कवच को नष्ट कर देता है और उसे छत की ओर उड़ा देता है। ये इस समय है कि लेखक सांचेज के साथ स्थान बदलने के लिए पोजीशन ट्रांसफर का उपयोग करता है और उसे दिए गए छोटे से उद्घाटन में वह अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से पोजीशन ट्रांसफर सक्रिय करता है। उसके हाथ से ब्लेड को समाप्त करने के बाद वह तलवार संत पर सीधे निशाना लगाता है, जिसका लक्ष्य अंतिम चेकमेट के रूप में अपने प्रतिद्वंद्वी के गले के खिलाफ काले खंजर को चलाना है। हमला बाकी प्रशिक्षकों को चौंका देता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लड़के के लिए वह स्पष्ट हिट करने से चूक जाता है और इतनी जोर से लात मारता है कि वह खून की उल्टी करने लगता है। फिर भी इस लड़ाई में एक दृढ़ प्रतिद्वंद्वी होने के नाते लेखक अपने आसपास को घेरने के लिए अपनी अंधकार विशेषता को सक्रिय करता है। ये केवल क्रिस के पहले के बैरियर के कारण है कि वह लात से बच गया, अन्यथा उसका शरीर अपंग हो जाता। हालांकि उसका हमला विफल रहा, उसने सफलतापूर्वक तलवार संत को बिना प्रकाश के एक बैरियर के अंदर फंसा दिया। इस शून्य में उसके हाथ में अंधकार का ब्लेड होने के कारण उसे स्पष्ट लाभ है। ऐसी जगह में इसमें मूल रूप से असीमित हमले की क्षमता है, इसलिए वह अपने दृष्टिकोण में आश्वस्त है। या तो उसने सोचा क्योंकि तलवार संत भयानक रूप से वापस मुड़ता है और उसे एक नजर देता है इससे पहले कि वह दूसरे हमले के लिए उसकी आंखों के सामने प्रकट हो। यहां तक कि एडेल भी सोचता है कि वह किसी भी डेमन से अधिक राक्षसी राक्षस का सामना कर रहा है, लेकिन भाग्य से अंधेरे पर उसके नियंत्रण के लिए धन्यवाद। वह एक अंधे स्थान से खंजर खींचता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को निशाना बनाता है। इस बार तलवार संत यह अनुमान लगाने में विफल रहा कि हमारा लड़का सैकड़ों आयामी खंजर कास्ट कर सकता है। वह कौशल सक्रिय करता है क्योंकि यह तलवार संत के शरीर को प्रोजेक्टाइल की तरह भेदता है, जो उसे पूरे शरीर में घायल कर देता है। काले शून्य की स्थिति एडेल के साथियों को भ्रमित करती है, जबकि एरिजस को एहसास होता है कि लड़ाई समाप्त हो गई है। छायादार कोहरे से एक योद्धा खड़ा और एक पराजित जमीन पर उभरता है। एडेल विजेता है और उसके प्रदर्शन ने उम्मीदवारों को अवाक कर दिया है। उसकी रणनीति काम कर गई और यहां तक कि एक उत्तराधिकारी को भी प्रभावित किया। उसके साथी उसकी शानदार योजना के लिए उसके पास दौड़ते हैं। हमारा लड़का होशियार है और इस बात के विवरण में नहीं जाता कि उसने तलवार संत को कैसे हराया। जहां तक सांचेज की बात है, बेचारा भयानक स्थिति में है, लेकिन प्रशिक्षकों द्वारा उसकी मदद की जा रही है। उसके साथी के आश्चर्य के लिए परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसा कि एडेल बताता है, उन्हें एक आखिरी कदम उठाना होगा, अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में ब्लेड को गहरा घोंपना होगा। लेखक प्रशिक्षकों को अपनी क्रूरता दिखाता है, यहां तक कि उत्तराधिकारियों का मनोरंजन भी करता है। फ्रॉनी आधा डेमन होने के लिए काफी प्रभावशाली है, हालांकि वह सोचती है कि वह अभी भी शुद्ध रक्त से स्वाभाविक रूप से कमतर है। अभी उसके शब्द रेने को बहुत गुस्सा दिलाते हैं, जो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए एक हत्यारा औरा छोड़ रही है। फ्रॉन सोचती है कि भालू की राजकुमारी इतनी निर्दयता के साथ क्यों काम कर रही है। यह उसकी रीढ़ में एक ठंडक पैदा करता है। 7 घातक पाप पहले से ही प्रतिद्वंद्विता के लिए एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉन के सेवक बेकार चापलूस हैं, जो सोचते हैं कि वह रेने के खिलाफ जीत जाएगी। एडेल पर वापस वह देखता है कि रेने खून की लालसा का विकिरण कर रही है और सोचता है कि क्या हुआ, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशिक्षक एरिजस के रूप में वह उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या लड़का जानता है कि वह यहाँ क्यों है। उसकी गैर जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया को देखकर एरिज मुड़ जाता है, लड़के को याद दिलाता है कि वह उस पर कड़ी नजर रखेगा। एडेल थोड़ा निराश है कि उसे प्रशंसा या ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी रेने और फ्रॉन के बीच एक लड़ाई की तैयारी हो रही है। एडेल हवा की उपस्थिति से उस डेमन की पहचान के बारे में सोचता है जिसका रेने सामना कर रही है। उसे एहसास होता है कि वह वासना के घर से संबंधित है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि वह सभी लोगों में से रेने को चुनौती दे रही है। लेखक स्वीकार करता है कि वह केवल अपने मानव पात्रों के बारे में गहराई से लिखने और अपने डेमन पात्रों की उपेक्षा करने के लिए भोला है। फ्रॉन दूर से आधे खून को देखती है और उसे इसके लिए बुलाती है। भाई को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह पागल लड़की इसे और भी बदतर बना देती है कि उसे अपना गुलाम बनने का आदेश देती है। यह सुनकर रेने और भी अधिक गुस्से में आ जाती है और वह अपना पहला हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। अपने अंगरक्षक को वासना के अवतार द्वारा अपमानित देखकर लेडी रेने ने अपनी तलवार खींचकर आगे बढ़ाई। वह लॉरेल फ्रॉन को कोई जवाब देने का समय नहीं देना चाहती थी। अगर प्रशिक्षकों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो दोनों भिड़ जाती। उसने उन्हें चेतावनी दी कि सिटान परिसर के अंदर अनावश्यक झगड़े सख्त वर्जित हैं। अगर वे एक दूसरे को काटना चाहते हैं तो उन्हें स्कूल के बाहर अपना संघर्ष सुलझाना चाहिए। लड़ाई देख रहे छात्र चौंक गए। अगर एरीज ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो 7 घातक पाप परिवार के 2 शीर्ष संभावनाओं के साथ कुछ बुरा हो सकता था। रेने ने तुरंत अपनी तलवार म्यान में डाली, जबकि लॉरेल कांप रही थी। एक चिंतित मुस्कान के साथ एडेल ने अपनी मालिक की जांच की। उसने उसे खाली नजर से घूरा क्योंकि उसने उसे मंच पर जाने का संकेत दिया। अपने समूह के साथ परीक्षा देने के बजाय लेडी रेने ने एक रूमाल निकाला
और एडेल का पसीना पोंछ दिया। उसने धीरे से उसका चेहरा साफ किया और उसके अच्छे प्रदर्शन की तारीफ की। ये मैं होना चाहिए था, वह नहीं। लॉरेन अभी भी अपनी सीख नहीं पाई थी और उसने लेडी रेने को आधे डेमन के बहुत करीब अभिनय करने के लिए आलोचना की। एडेल ने उसके भेदभाव को नजरअंदाज किया और बस खुश था कि परीक्षा पास करने के बाद उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार किया जा रहा था। उसे आंखों में देखते हुए लेडी रेने ने पूछा कि क्या उसने परीक्षा के दौरान अपनी ताकत छिपाई थी। एडेल उलझन में था। उसे पहले अपना हमला लगाने के लिए बहुत कुछ जोखिम उठाना पड़ा था। अंत में समूह 34 को मंच पर बुलाया गया और रेने शांति से अपना रास्ता बनाती हुई एडेल का रहस्य रखने का वादा करती है। उसे अवश्य ही सोचना चाहिए कि वह परिवार का एक सर्वशक्तिमान पुजारी है। लेडी रेने के दृश्य से बाहर होने के साथ लॉरेल फ्रॉन एक बार फिर एडेल के साथ खिलवाड़ करने के लिए आई। उसका नाम सुनकर उसके कामुक चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। उसे पहले बीच में रोकना पसंद नहीं आया। एक नशीली ऑरा का उत्सर्जन करते हुए उसने एडेल को उस भालू की छिनाल को छोड़ने और इसके बजाय उसकी सेवा करने का आदेश दिया। लॉरेल सोचती है कि उसकी अपील इस नामचीन गार्ड को चुरा सकती है ताकि वह पहले के अपमान का बदला ले सके। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग झुक गए होते। उसकी मंत्र मुग्ध करने वाली क्षमता से पूरी तरह अप्रभावित एडेल ने उसे उदासीनता से खारिज कर दिया और अपना ध्यान लेडी रेने के प्रदर्शन की ओर लगाया। जब वह एक बचकाना गुस्सा करती है तो वह मंच पर ध्यान केंद्रित करता है। एडेल को अन्य 7 घातक पाप परिवारों के बच्चों से उच्च उम्मीदें हैं, लेकिन वह रेने के लिए जड़ें जमाए हुए हैं। तलवार संत का पुनर्निर्माण किया गया था, जो उसके हमले की सीमा के आसपास एक हड्डी ठंडा ऑरा लीक कर रहा था। यह एक तीव्र गतिरोध है और रेने जरा भी विचलित नहीं हो रही है। इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अपने समूह के 3 नोबी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसके कार्यों ने भविष्य के डेमन लॉर्ड का ध्यान भी आकर्षित किया। ईर्ष्या की हवा बाल्टिन ने उसके साहस पर हंसा। एडेल ने दूसरी ओर अपनी अलार्म घंटियां बजती हुई महसूस की। तार्किक रूप से तलवार संत के पास जाना एक मौत की सजा है। जब दोनों बस इंच दूर थे, ऑनरा का मुकाबला शुरू हुआ। एक बूढ़े आदमी और एक युवा महिला ने आमने सामने का सामना किया कि कौन बेहतर ऑनरा फार्म कर सकता है। ऐसा लगा जैसे हमेशा के बाद उन दोनों के चेहरे क्रोध से विकृत हो गए। तलवार संत ने उसे चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे आधा काट दिया गया। उसकी तलवार और ऊपरी शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। युवा महिला के वर्चस्व के प्रदर्शन से हर कोई हैरान रह गया। इस मूर्खतापूर्ण परीक्षा में एक और सेकंड बर्बाद किए बिना और अपने शिकार पर एक और नजर डाले बिना लेडी रेने चुपचाप वापस चली गई और उसे जयकारों के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि प्रशिक्षक एरीज भी उसके प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से प्रसन्न थे। शायद सबसे अधिक आश्चर्यचकित एडेल था। तलवार संत ने जरूर महसूस किया होगा कि वह कितनी अच्छी लड़ाकू है और पहले झूलने की हिम्मत नहीं की। एक असली अटके हुए हारे हुए की तरह लॉरेल ने रेने के प्रदर्शन पर हंसी उड़ाई। उत्सुक होकर एडेल ने वासना के उत्तराधिकारी से पूछा कि क्या 7 घातक पापों के उत्तराधिकारियों से बनी एक टीम वास्तविक तलवार संत को पूरी ताकत से हरा सकती है। उसने हंसते हुए उत्तर दिया कि अब तक कोई भी जीवन रूप वास्तविक तलवार संत को नहीं हरा सकता है। शायद अगर पिछला डेमन राजा अभी भी जीवित होता तो उन्हें मौका मिलता। इसके अलावा आंखों वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि इस परीक्षा के लिए वे जिस दयनीय नकली का उपयोग कर रहे हैं वह प्रशिक्षकों द्वारा दावा की गई 10% शक्ति से कहीं कमजोर है। एडेल को अभी अभी एहसास हुआ कि उसे असली की एक 10वीं शक्ति के नकली से बहुत परेशानी हुई थी। उसने ये दुनिया बनाई है, लेकिन वह डेमोनिक दायरे के बारे में बहुत अज्ञानी है। फिर भी प्रत्याशा उसके दिल में धड़क रही है। शेष समूह जिनका परीक्षण किया जाना है, उन सभी का नेतृत्व 7 घातक पापों के उत्तराधिकारी कर रहे हैं। हो सकता है कि वे रेने के प्रदर्शन से उत्साहित हो गए हों, लेकिन अन्य उत्तराधिकारियों ने भी दिखाया कि वे क्यों हैं। उनमें से प्रत्येक ने नकली तलवार संत को प्रभावशाली ढंग से हराया। इसलिए विभिन्न परिवारों के बीच अंतर को मापना मुश्किल है, लेकिन एडेल इस बैच के शीर्ष 2 को जानता है जो भविष्य में प्रमुख पात्र बनने वाले हैं। एक बार सभी की बारी आ गई तो प्रवेश परीक्षा आखिरकार समाप्त हो गई। मंच के सामने सभी को इकट्ठा करने के बाद प्रशिक्षक एरीज ने घोषणा की कि परिणाम की परवाह किए बिना जिन सभी में युद्ध में भाग लेने की हिम्मत थी उन्हें पासिंग ग्रेड मिला। इसके साथ शेष युवा अब सिटान के आधिकारिक प्रशिक्षु हैं। एरीज ने उन्हें अभी जश्न मनाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक नारकीय रास्ते का टिकट कटवाया था जिसने इससे पहले बहुत सारे डेमन को तोड़ दिया था। जो लोग पास हो गए हैं उनके लिए प्रवेश समारोह 2 दिनों में होगा। जिन लोगों ने तलवार संत को हराया है उन्हें थोड़ी देर और रुकना होगा। एडेल ने सोचा कि यह पहली परीक्षा के दौरान बताए गए पुरस्कार के वादे से कुछ लेना देना होना चाहिए। 7 घातक पापों के उत्तराधिकारी और एडेल ने शानदार अंकों के साथ परीक्षा पास की और उन्हें शस्त्रागार में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले बोल्टन ने प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाया। उसने पूछा कि क्या वे हाथों हाथ हथियारों के साथ शस्त्रागार से बाहर निकल सकते हैं। वह यह देखने के लिए उत्साहित है कि सिटान ने उसके लिए क्या रखा है। यह भ्रमपूर्ण प्रश्न एनवी के बेटे बाल्टन के लिए सामान्य है, जिसकी जिज्ञासा
और भूख अतृप्त है। एडेल को अपने उपन्यास में इस लड़के के बारे में काफी कुछ लिखना याद है। प्रशिक्षक एरिज ने शांति से उत्तर दिया कि प्रशिक्षुओं को कई हथियारों का उपयोग करने में कठिनाई होगी, इसलिए उन्हें केवल एक ही लेने की अनुमति है। अधिक बेवकूफी भरे सवालों का जवाब देने से इनकार करते हुए वह उन्हें शस्त्रागार की ओर ले गया। उसने एक दीवार की सतह को छुआ और एक जादुई मुहर सक्रिय हो गई। एक छिपा हुआ दरवाजा सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। एरी ने कहा कि यह एक विशेषाधिकार है जो सिटान उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को दे रहा है। वे सबसे अच्छा या सबसे खराब विकल्प चुनते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर है। शस्त्रागार के बजाय प्रवेश द्वार एक तहखाने के द्वार की तरह दिखता है। एरीज ने उन्हें परीक्षा के विपरीत क्रम में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर निरीक्षण किए जाने का निर्देश दिया। इससे बाल्टन को पहली पसंद मिलती है और एडेल को आखिरी। बड़ा आदमी वास्तव में उसे पसंद नहीं करता होगा। पहला खजाना पाने के लिए उत्साहित बोल्टन ने सभी की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और अंदर चला गया। चूंकि लेडी रेने के पास पहले से ही एक अच्छा हथियार है, वह अंदर एक कलाकृति उठाने की योजना बना रही है और एडेल भी ऐसा करने की योजना बना रहा है। चूंकि वे उन